तो शुरू करेंगे बिहार के कला और संस्कृति। तो इसमें सबसे पहले ये आपका एडिटोरिया के पुस्तक से, इसीलिए क्रेडिट जो है एडिटोरिया को ही जाता है। चैप्टर नंबर 8 है। इस पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे कला एवं संस्कृति में। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, और बिहार की बात करेंगे तो बिहार इन सब चीजों में रिच आपको माना जाता रहा शुरू से ही, चाहे यहाँ पे कल्चर की बात हो या फिर मेला की बात हो या फिर अगर बात करेंगे तो त्योहार की बात हो। ठीक है, और कला तो यहाँ पे है ही। ठीक है, बहुत सारे कला के बारे में भी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। तब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो इस चैप्टर में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है, कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जैसे मुख्य रूप से अगर आप बात करोगे तो ये चैप्टर अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको बिहार के, ठीक है, पीटी के हिसाब की बात करें तो उससे ज्यादा मतलब मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफी अधिक, ठीक है, बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कलात्मक दृष्टि से अगर बिहार के इतिहास की देखेंगे तो बहुत अधिक मतलब क्या रहा है, तो समृद्ध रहा है। आप लोग भी इसको भली भांति जानती है। ठीक है, कैसे समृद्ध रहा है, क्योंकि आपने जानते हैं यहाँ पे मतलब बौद्धिज्म का धरती रहा है, जैनिज्म का धरती रहा है। साथ में अगर बात सही करेंगे तो यहाँ पे मौर्य कला का भी, गुप्त कला के भी आपको यहीं पे आपको विकास आपको देखने को मिला है। ठीक है, आप देखेंगे ये बिहार कौन के सा है? इतिहास, ठीक है, आप देखेंगे बिहार की कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक कला में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई। ठीक है, आप देखेंगे बिहार की कला के रूप में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्थापत्य को देखेंगे। स्थापत्य कला को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चित्रकला को देखेंगे। चित्रकला में बात करेंगे तो हम लोग मुख्यतः, ठीक है, मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। संगीत की बात करेंगे तो संगीत के बारे में हम लोग भली भांति परिचित है। ठीक है, नृत्य एवं लोक नाट्य की बात करेंगे। पर्व एवं त्योहार की बात करेंगे। मेला की बात करेंगे। तो ये सारा को आपको पढ़ना है, बिहार में कला के रूप के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरिया की पुस्तक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जहां से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बिहार जो है मौर्य काल का वो रहा है। ठीक है, मौर्य काल का मतलब समग्र धरती रहा है। ठीक है, जिसमें बिहार की कला परंपरा में अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, ठीक है, ये राज्य प्रसाद जो मौर्य काल के दौरान जो मिला, जो कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, ये क्या चीज की बनी हुई थी, तो क्या बताएंगे? लकड़ी के। बिल्कुल, बहुत सुंदर, लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई थी, ध्यान में रखेंगे। स्तंभ मिला है, स्तूप मिला है, गुफा मिला है। ये स्थापत्य कला के प्रमुख रूप आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब क्या है, मौर्यकालीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड पे जा रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए उल्टा सीधा प्रश्न नहीं बोलेंगे। मैं बता दिए, ज्यादा मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसी प्रश्न पे बात करेंगे या फिर जेन्युइन प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, सर चलिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ नहीं मिलता है यहाँ पे, दिख रहा है ना पीडीएफ, पीडीएफ पढ़िए, यहाँ पे दिख रहा है ना। लिखना पड़ेगा ना चलिए, यही? ये यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ठीक। पटना के कुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे पटना के कुम्हारा से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं पटना से मिला है, राजप्रसाद मिला है। राजप्रसाद का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे? राजप्रसाद का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे? प्रसाद का मतलब महल होता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है, महल। हाँ, तो होता है जहां पे लोग मतलब क्या कर राजा मतलब निवास करते हैं, उसको मतलब क्या बोलते हैं, राजप्रसाद बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, तो क्या बताएंगे? तो कुम्हारा से मिला। कुम्हारा कहाँ पड़ता है, तो पटना में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है, ठीक है, जिसमें 80 स्तंभ थे। तो यहाँ पे जो अवशेष जो मिले हैं, विशाल कक्ष का जो अवशेष मिला है, उसमें स्तंभ कितने थे? ठीक है, प्रश्न पूछा भी जाता है, कितने? बिल्कुल 80 स्तंभ थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने स्थल थे, तो 80 स्थल थे। ध्यान में आपको ये रखना है। ये क्या चीज से इसका निर्माण किया गया था, तो लकड़ी से निर्माण किया गया था। क्या किससे किया गया था? लकड़ी से निर्माण किया गया था। इसकी आकृति की बात करेंगे तो गोलाकार था। क्या था ये? गोलाकार था। और किसके बने थे? तो एकास्मक पत्थर के बने थे। एकास्मक पत्थर के बारे में मैं पिछले क्लास में जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो एकास्मक पत्थर के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को वहां पे क्या किया था, समझ लिया था। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकास्मक पत्थर के बने हुए थे, 80 स्तंभ थे, गोलाकार स्तंभ थे, महल मुख्यतः लकड़ी के बने हुए थे। कहां से प्राप्त हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, तो कुम्हारा से प्राप्त हुए हैं। कुम्हारा कहाँ है? तो पटना में पड़ता है। ये सारी चीजें के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यह महल पत्थर के संभव स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। ठीक है, तो ये महल किस पे निर्मित था?
तो आपको पत्थर के स्तंभ पर निर्मित किससे था, तो लकड़ी का निर्मित था, ठीक है। और इस महल की सबसे बड़ी मतलब क्या थी, खूबसूरती ये मानी जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकात्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बिहार में आप देखोगे अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकात्मक, ठीक है, एकात्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। और इन इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है, ठीक है। ये जो आपका जो देखेंगे एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण जो अशोक ने जो करवाया था, इस पे किसकी आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पे किसकी आकृति देखने, जानवरों की आकृति देखने को मिलती है, पशुओं की आकृति देखने को मिलती है जो उल्टे कमल के फूल पे स्थित है, ठीक है। और ये आकृति आपको कहां से मिला है, तो क्या बताएंगे, कहां से मिला है, नंदनगढ़। बिल्कुल, यह स्तंभ की बात करेंगे तो लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, जो कि आपको कहां पे पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए लौरिया अरेरा से मिला है, जो कि पूर्वी चंपारण में मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहां से मिला है, रामपुरवा में मिला है, ये कहां से मिलता है, ये भी पूर्वी चंपारण में मिलता है। और उसके बाद एक और स्थानीय बसाड़ से मिला है, ये कहां पे मिला है, तो ये कहां से मिला, बसाड़ कहां से मिला है, वैशाली से मिला। तो ये सारी जगहों का इंपोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, तो अशोक के स्तंभ मिले, क्या मिले हैं, ध्यान में रखेंगे, अशोक के स्तंभ मिले हैं, पत्थर के स्तंभ मिले, जहां पे मतलब मुख्यतः मतलब क्या है, तो जानवरों की मतलब क्या देखने को मिलती है, जानवरों की क्या देखने, आकृति मिल रही, पशुओं की आकृति आपको यहाँ से आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। इतना आपको क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार जगह को रिपीट कीजिए, स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ किस किस जिला में है, पश्चिमी चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन लौरिया अरेराज की बात करेंगे तो कहाँ पे है ये, पूर्वी चंपारण। बिल्कुल पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रामपुरवा कहाँ पे है, ये भी पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। बसाड़ कहाँ पे है, वैशाली। वैशाली। इसमें से अगर बात करेंगे आंसर क्या जानवर में, मुझे जहां तक रामपुरवा पे सर कुब्बर वाला बैल मिला है, ठीक है, कुब्बर वाला सांड जो होता है सर रामपुरवा से मिला। और जगहों पे मतलब पता है कि कौन कौन सा जानवर है क्या, कि नहीं को, ठीक है। मोर है, लौरिया नंदनगढ़ में मोर है, हाँ लौरिया नंदनगढ़ में मोर है, रामपुरवा में आई थिंक कुब्बर वाला सार है, ठीक है। लौरिया अरेरा जो बसाड़ में क्या है इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, देख के बता दूंगा, ठीक है। आप देखेंगे ये जो एकाश्म स्तंभ जो है किसके बने थे, चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। ये चुनार कहाँ पे पड़ता है, चुनार जो है आपका मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो कि बनारस के आसपास पड़ता है। चुनार क्या पड़ता है, चुनार, ठीक है, ध्यान में रखें। बनारस से पहले एक छोटा सा जगह आता है चुनार आता है। तो ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये चैप्टर जो है बिहार कला एवं संस्कृति का है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पूछेंगे ये स्तंभ जो है कहाँ के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है, तो क्या बताएंगे, चुनार के बिल्कुल क्या बताएंगे, चुनार बताएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस पे जरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने, ठीक है, गुफा का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, बराबर की गुफा एवं नागार्जुन की पहाड़ी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो अशोक एवं उसके मतलब पौत्र ने। पौत्र का नाम क्या था अशोक का, तो क्या बताएंगे, दशरथ, ठीक है। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। इन सारे चीजों का आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराने का श्रेय अशोक एवं उसके पौत्र को जाता है, ठीक है। ये बराबर की गुफाएं जो है बिहार के किस जिला में आएगा, तो क्या बताएंगे, जहानाबाद। बिल्कुल, ठीक है, बिहार के किस जिला में आएगा, तो ध्यान में रखिएगा जहानाबाद आंसर लेता है। बहुत लोग गया भी मारते, लेकिन इसका जहानाबाद ही देखा। पौत्र का नाम क्या था सर, दशरथ, ठीक। नागार्जुन के पहाड़ी सर कहाँ है, बराबर की तो है नागार्जुन, ये सर गया में पड़ता है सर, नागार्जुन की पहाड़ी, बराबर की गुफा तो जहानाबाद है। नागार्जुनी पहाड़ी भी तो वहीं पर है ना, जो भी हो नहीं पता, लेकिन बराबर की गुफा से प्रश्न पूछता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, गया नहीं, जहानाबाद ही आंसर लिखता है, ठीक है। जहानाबाद में भी नागार्जुनी की पहाड़ी है, वो भी वही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप देखेंगे
मौर्य कला के मूर्ति एवं अवशेष पटना एवं उसके आसपास से भी प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई, ठीक है। ये पटना से यक्ष की जो 2 मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, पटना के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। कहां से मिला है पटना के ये यक्ष की मूर्ति? सर पटना के दीदारगंज से मिला है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है पटना के दीदारगंज से मिला है, ठीक है। यक्ष की मूर्ति मिली। तो सिंपल सा प्रश्न यहां से पूछेगा, बोलेगा कहां से मिला है, तो जगह नहीं रही, यक्ष की मूर्ति पूछ देगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहां पे था, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कला और संस्कृति में बहुत अधिक इसका महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पटना के किस स्थान से पुरुषों के नग्न रूप में 2 मूर्तियां प्राप्त हुई थी, क्या बताएंगे, क्या नाम है जगह का? लोहानीपुर। ठीक है, तो लोहानीपुर, ठीक है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों की नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जाहिर सी बात है नग्न रूप की मूर्तियां है, तो किस धर्म से संबंधित हो सकती है, ये भी आप बता दे जरा। जैन बिल्कुल, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रतीत होती है। इसका निर्माण जैन शैली के किस मुद्रा में किया गया है, तो क्या बताएंगे? कायोत्सर्ग मुद्रा में, ठीक है। किस मुद्रा में किया गया है? कायोत्सर्ग मुद्रा में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना था। अगर सिंपल प्रश्न पूछेगा, ठीक है, पटना के किस स्थान से पुरुषों की नग्न रूपी 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हो सकती है, तो किस स्थान से मिली है, तो क्या बताएंगे? लोहानीपुर, दीदारगंज। बिल्कुल, कहां से मिली है, तो लोहानीपुर से मिली। नहीं, यक्ष की मूर्ति जो है ना, वो आपको दीदारगंज से मिली है। ये जो है आपको कहां से मिली है, तो ध्यान में आपको रखना है, ये आपको कहां से? लोहानीपुर से मिली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षी या फिर, ठीक है, स्त्री रत्न का नाम दिया गया है, ठीक है। कहां से मिला है? नीचे लिखा भी हुआ है, जो कि ऊपर हम लोग डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षी या फिर स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। अगर इसकी आकृति की बात करेंगे तो कैसा है? भूरे रंग के बालू के पत्थर से बनी है। यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यह मूर्ति कहां पे मिली है? यक्षी का मूर्ति या फिर स्त्री रत्न का मूर्ति, तो पटना के दीदारगंज से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे मूर्ति को लेकर प्रश्न था। एक बार हम इसको सारा को रिपीट भी करवाएंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे इस पे क्विज भी आपको दे दे, ठीक है। तो आज जो जो टॉपिक चुने हैं उस टॉपिक पे आज हम लोग मुख्यतः खत्म करेंगे इन सारी चीजों का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं तो पाल कला, ठीक है। पाल कला, तो पाल कला तो जानते ही आपको क्या हुआ, बिहार में भी विकास होगा, क्योंकि पाल कला मुख्य रूप से बंगाल का कला था, लेकिन ये आपको बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो पाल कला, ठीक है। आप देखिए उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन सा विश्वविद्यालय का नाम बताइए? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी एवं विक्रमशिला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार की बात करेंगे तो बिहार में पाल कला के स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण आपको माना जाता है, ठीक है। पाल कला के दौरान आप देखोगे तो स्थापत्य के एवं मूर्ति कला के रूप में भी अवशेष मिले, ठीक है। स्थापत्य के तो मिले ही हैं, साथ में मूर्ति कला के भी आपको पाल कला में क्या है, तो आपको यहाँ से अवशेष आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। आप देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। पाल कला में जो मतलब जो बना हुआ उदंतपुरी में विक्रमशिला जो है, जो कि 2 प्रमुख जो स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण की विशेषताएं क्या है, तो एक आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास करने के लिए कमरे जो है इनकी मतलब क्या है, प्रमुख विशेषता है। यहां से प्रश्न पूछता है बार बार, ठीक है। अगर पूछेंगे गया में निर्मित विष्णु पद का मंदिर जो है किस कला के मंदिर का बहुत ही सुंदर स्थापत्य का उदाहरण है, तो पालकालीन मंदिर, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे पालकालीन मंदिर, ठीक है। गोवा बोल रहा हूँ, ठीक है। गया में जो निर्मित जो मतलब विष्णु पद का जो मंदिर जो है, जो पालकालीन मंदिर का बहुत ही मतलब सुंदर उदाहरण है, ठीक है। यहाँ से तो सिंपल प्रश्न ये भी पूछा जाता है विष्णु पद मंदिर, ठीक है, बिहार में कहाँ है, तो गया में आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा मतलब किस कला का बना हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो इसको पालकालीन कहेंगे। कौन सा कला कहेंगे? पालकालीन कहेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ चुका है धीमन एवं बिथप पाल से, ठीक है। क्या था ये, तो पाल कला में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांस्य दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो किसका प्रयोग हुआ है, तो पाल कला में मूर्ति में किसका प्रयोग हुआ है, तो क्या बताएंगे? धीमन एवं बिथपाल, पत्थर एवं कांस्य दोनों का प्रयोग हुआ है। पत्थर एवं कांस्य दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पाल काल के मूर्ति में आप देखोगे तो पत्थर एवं कांस्य क्या हुआ है, तो दोनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान में आपको ये रखना है क्या। उसके बाद अगर बात करेंगे कांसे की मूर्तियों के प्रमुख रचनाकार कौन थे पाल काल में, तो क्या बताएंगे? धीमन और बिथपाल।
बिल्कुल, धीमन एवं बिठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, ध्यान में रखें किसके समकालीन थे? धीमन एवं बिठपाल जो थे कांस्य की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार थे, किसके समकालीन थे? तो क्या बताओगे? धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल देवपाल क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, कांसे की बनी ये मूर्तियां सांचे में ढाली जाती थी। अब सांचा कैसे होता है आप लोग जानते हैं, कैसा होता है? जैसे कि सभी आप लोग मूर्ति बनाने के लिए छोटा छोटा मूर्ति जो बना उसका ऑलरेडी कांसा होता है, उसमें मटेरियल को डालते हैं, खुद ब खुद मूर्ति का वो प्रतिरूप निकल कर आता है, नहीं? उसी तरह पालकालीन मूर्तियां जो है जो कि कांसे में ढाली जाती थी, किसमें ढाली जाती थी? कांसे में ढाली जाती थी। ध्यान में रखिए, सॉरी, कांसे से बनी मूर्तियां जो थी सांचे में ढाली जाती थी, मतलब सांचा में डालते थे, मूर्ति का प्रतिरूप बनकर निकल कर आता था। ठीक है, और इसके अनेक नमूने कहां से मिले हैं? तो इसके अनेक नमूने कुर्की हार से मिले हैं। ठीक है, एक कुर्की हार जो है जो कि कांसे से बनी मूर्तियां जो मिली है जो कि पालकालीन, कुर्की हार किस जिला में है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे, बताइए। कुर्की हार किस जिला में है? बिल्कुल ठीक है, गया जिले में है। ठीक है, बिहार के किस जिला में कुर्की हार? तो आपको ध्यान में रखना गया जिले में है। ठीक है, तो अब ऊपर से एक दो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। धीमन एवं बिठपाल जो थे किस पाल शासक के समकालीन थे? तो क्या बताएंगे? धर्मपाल और देवपाल। बिल्कुल, धर्मपाल और मतलब बिठपाल के समकालीन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? गोपाल। 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 बिल्कुल, गोपाल, बहुत सुंदर। ठीक है, गया में बना जो विष्णु पद मंदिर जो है किस काला का मतलब बहुत सुंदर उदाहरण है? तो क्या बताएंगे? पालकालीन। ठीक है, पाल कला। ठीक है, चलिए उदंतपुरी एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो किस कला का प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो क्या बताएंगे? पाल कला का। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, महाविहार भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल। बहुत सुंदर। ठीक है, उदंतपुरी का, ये उदंतपुरी पहले पड़ेगा कहाँ पे? गोपाल वही है मुंगेर में। मुंगेर में से। कहाँ? बिल्कुल ठीक है, मुंगेर में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? गोपाल। गोपाल। गोपाल है। विक्रमशिला बिहार के किस जिला में पड़ेगा? भागलपुर। भागलपुर में। ठीक है, चलिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विक्रमशिला एक्सप्रेस भी जाती है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो पाल काल के पत्थर की मूर्तियां किस पत्थर से बनी थी? तो क्या बताएंगे? पत्थर और कांसे। पूछ रहा हूं किस पत्थर से बनी थी? तो काले बेसाल्ट पत्थर से बनी थी। पाल काल में मूर्ति बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? उसमें हो जाएगा सर ये पत्थर और ठीक है, कांसे। और कांस्य का जो मूर्ति जो बनता था वो सामान्य मूर्ति नहीं था, सांचेदार मूर्ति था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पाल काल के जो पत्थर की मूर्तियां जो थी काले बेसाल्ट पत्थर की बनी थी, ये मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो ये पत्थर कहाँ से मिले? तो ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ी से प्राप्त किए गए हैं। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का मतलब क्या था? विशेष प्रभाव था। ये पालकालीन शासक जो थे किस धर्म को मतलब वो करते थे, मानते थे किसको? जैन धर्म। सर। ठीक है, जैन नहीं, बौद्ध हिंदुत्व दोनों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे चीज को क्या करना है आपको? क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राचीन भारत में थोड़ा बिहार की कला एवं संस्कृति को समझा। अब हम चलते हैं मध्यकालीन भारत में। आज हमारा 3 चैप्टर है, 5 लोग भी रहेंगे तो तीनों चैप्टर को अपलोड कर देंगे। बाकी जो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनका ये वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन में आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, स्थापत्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार में कौन सी है? तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार में कौन सी है? तो क्या बताएंगे? मलिक इब्राहिम। मलिक बया का मकबरा। ठीक है, मलिक इब्राहिम और मलिक बया जो था एक ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों क्या थे? एक ही थे। इसका मकबरा कहाँ से मिलता है? इसका मकबरा बिहार शरीफ। जानते हैं? नालंदा। नालंदा तो डिस्ट्रिक्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो बिहार शरीफ। बिल्कुल ठीक है, और इसका जो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा जो है, जो कि बिहार के आपको बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये बताना है इसका निर्माण कब हुआ था और इस पे किस शैली का प्रभाव है? तो क्या बताएंगे? 1353 बहुत सुंदर। ठीक है, तुगलक शैली का प्रभाव है। तुगलक शैली का प्रभाव है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1353 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। तो ये जो बिहार में आप तुगलक शैली का सबसे सुंदर उदाहरण जो आप देखते हैं, देखिए बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम का या फिर मलिक बया का मकबरा है। लेकिन अगर पूछेंगे अफगान शैली का सबसे नमूना जो है तो कौन सा मकबरा है, किसका मकबरा है? बिल्कुल शेर शाह सूरी का मकबरा है। बहुत सुंदर आपने बताया, बेहतरीन बताया। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है तो क्या बताएंगे? 1545 के बिल्कुल 1545 में, ठीक है, सासाराम में किया गया है। ध्यान में रखेंगे 1545 के मध्य में किया गया। लेकिन ये आपका जो मकबरा का आकार कैसी है? चतुष्कोणीय है, अष्टकोणीय है, कैसी है? तो बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया। इसका आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति जो है कैसी है? अष्टकोणीय है, ठीक है। साथ में क्या, ये मकबरा जो झील के मध्य में है। कहाँ पे है? झील के मध्य में है, ठीक है, याद रहेगा। चारों तरफ झील मतलब तालाब टाइप का है, इतना बड़ा बीच में। बिल्कुल, मध्य कहने का मतलब वही होता है, मध्य कहने का मतलब वही होता है, बीच में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन झील तो नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, मैं मकबरा डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आकार का ये मकबरा है। कैसी आकार है? तो अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा है, एक चबूतरे पे बना हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? तो इसके चारों तरफ सीढ़ियां है। इसकी छत एक बृहत गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में, ठीक है, और किसका मकबरा है? तो हसन खां एवं इस्माइल खान का भी मकबरा है, ठीक है। इस्माइल शाह का भी मकबरा है। बाप के साथ बेटा को भी मतलब क्या था? दफना दिया गया है, ठीक है। तो हसन खां एवं इस्माइल खान की मकबरा जो है, ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिलता है शेर शाह के मकबरा के साथ ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस्माइल शाह का तो बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, हाँ इसी में है, ठीक है। इस्माइल खां का तो इसी में है, ठीक है। हसन खां का हो सकता है सासाराम में। शेर शाह का बेटा कौन था? इस्माइल शाह। इस्माइल शाह, ठीक है, अपना बेटा नहीं था, लेकिन इस्माइल शाह था, ठीक है, अपना बेटा नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस्माइल शाह था, शेर शाह का उत्तराधिकारी भी इस्माइल शाह ही हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शेर शाह किस वंश के शासक थे? अफगान, ठीक है, अफगान शासक माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शेर शाह को शेर की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी। बिल्कुल, बहार खान लोहानी दिए थे। ये इस्माइल खां जो था ना, मुख्यतः मतलब किसका था? बहार खान लोहानी का बेटा था, ठीक है। लेकिन उनके वाइफ से शादी होने के बाद ही स्वतः ये इनका रेडीमेड पुत्र बन जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर से 2-4 प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग को बताना। अगर पूछेंगे बिहार में तुगलक कला का सबसे सुंदर मतलब आपको इमारत क्या देखने को मिलता है तो क्या बताएंगे? बिहार शरीफ में, बिहार मलिक बया का मकबरा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था क्या बताएंगे? 1353 बहुत सुंदर बता। अफगान शैली का सबसे नमूना कौन सा देखने को मिलता है क्या बताएंगे? शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अफगान शैली का, ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1545। इसकी आकृति कैसी है? आकृति है तो अष्टकोणीय आकृति है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे और किन लोगों का मकबरा आपको देखने को मिलता है तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे? साथ में किसका है? बिल्कुल शेर खां के, बिल्कुल हसन खां और इस्माइल शाह का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये आकृति मतलब आपकी जो मकबरा जो है क्या है? झीलों के मध्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत से बहुत प्रश्न नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मुगल शैली से प्रश्न आपके 1-2 बनते हैं, इसके बारे में आपको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से माइक बंद कर लीजिए, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण की बात करेंगे तो 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है। ये मनेर आपको कहाँ पड़ेगा? सर पटना में ही पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल पटना में पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण की बात करेंगे तो 1617 ईस्वी में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है। ये इसे किसके शासनकाल में बनाया गया था? किस व्यक्ति के शासनकाल में बनाया गया था तो क्या बताएंगे? किस मुगल कालीन? बिल्कुल, ये आपको जहांगीर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। बिहार के प्रांतपति उस समय कौन था? प्रांतपति या फिर गवर्नर कह लीजिए, ठीक है, जो कहना सो कह लीजिए, क्या नाम है? बहुत सुंदर बेहतरीन बना, इब्राहिम खां कांकर, ठीक है। इब्राहिम का कांकर जो था उस समय मतलब क्या था? बिहार का मतलब प्रांतपति था। उसी के मतलब समय में मतलब क्या बनाया गया था? मनेर स्थित मकबरा बनाया गया, शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है। उस समय मुगल शासक कौन थे क्या बताएंगे?
जहांगीर। बिल्कुल, उस समय मुगल शासक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। किससे निर्माण किया गया? इसका निर्माण किससे किया गया है? तो ध्यान में रखना है, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, बलुआ पत्थर से क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। ध्यान में रखेंगे, सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा एवं भव्य गुंबद जो है, इसके मतलब क्या है? तो इसके आकर्षण के कारण है। ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना। तब मुगल शैली की इमारत का इनका माइक हो रहा है, माइक बंद कर सभी लोग। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में, ठीक है, शाह दौलत मनेर स्थित मकबरा है। इसे किसके शासनकाल में बनाया गया था? इसे जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात करेंगे उस समय बिहार का प्रांतपति कौन था? तो इब्राहिम खां काकर जो था उस समय बिहार का मतलब कौन थे? तो प्रांतपति थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे इसका निर्माण मतलब किस प्रकार से हुआ? तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। आकृति कैसी है इसकी, मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी दिखती है? तो सुंदर जालिया है, ऊंचा चबूतरा है, भव्य गुंबद इसके आकर्षण के कारण है। ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने देखा बिहार के, अगर हम कला स्थापत्य कला की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे 3 भाग में तो हम लोग बांटा। एक प्राचीन था, एक हमारा मेडिवल था, एक हमारा एक प्राचीन था, मेडिवल था। अब तीसरा हम लोग चलेंगे तो थोड़ा हम लोग चलेंगे, ठीक है, मॉडर्न की तरफ चलेंगे। लेकिन मॉडर्न में मुख्यतः हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आपको यूरोपियन शैली आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? तो आपको मुगल काल में आपको यूरोपियन स्थापत्य, ठीक है, यूरोपियन शैली आपको देखने को मिलेगा। जहां से प्रश्न बनते हैं, ये गोथक शैली जो था, किसका शैली था? गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, डांट लगेगा अगर गलती करेंगे तो। गोथक शैली किसका था? पुर्तगाल। बिल्कुल, पुर्तगाली के द्वारा जो दिया गया था कला था गोथक शैली। अगर पूछेंगे गोथक शैली में भारत में सबसे पहला जो अगर कोई अगर इमारत अगर बना था तो कौन सा इमारत था, तो क्या बताएंगे? यही सर, बांकीपुर का चर्च है। गोथक शैली में क्या बनाई जाती थी? चर्च बनाई जाती थी। लेकिन गोवा में चर्च बना था। कहाँ पे बना था? कई बार अपने क्लास में बता चुका, गोवा में चर्च बना था। कहाँ पे बना था? गोवा में चर्च बना था। ठीक है, तो आप बोलेंगे गोथिक शैली जो थी, पुर्तगालियों की जो शैली जो थी, इसमें पटना समरालन, पटना समरनालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च में पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख है। ठीक है, ये पादरी की हवेली जो है बहुत ही पुरानी, ठीक है, उदाहरण है, जो कि मतलब कहाँ पे? पटना में आपको देखने को मिलता है। जो कि क्या है? पादरी की हवेली है क्या? ये चर्च है सर, चर्च। बिल्कुल चर्च है। क्या है ये? चर्च है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है? तो पादरी की हवेली एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि एक चर्च है। ठीक है, तो बांकीपुर में चर्च हो गया, पटना स्थित पादरी की हवेली जो है इनके मतलब प्रमुख एग्जाम्पल है, जो कि गोथिक शैली से है। ठीक है, अब भारत में गोथिक शैली किसकी देन है, तो क्या बताएंगे? किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पर मतलब हॉलैंड शैली का प्रभाव पड़ा। हॉलैंड पुर्तगीज को कहते हैं, पुर्तगालियों के देश को हॉलैंड भी कहा जाता है। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक में, डच, डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच कहते हैं। हॉलैंड क्या कहते हैं? डच कहते हैं। वहां के लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इस पर डच शैली का प्रभाव था। ठीक है, इस पर किसका प्रभाव था? तो डच शैली का प्रभाव था। लेकिन गोथिक शैली जो मुख्य रूप से, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, पुर्तगालियों का है। ठीक है, ध्यान में रखना। आप देखेंगे यहाँ पे और बहुत सारे चीजों का नवीन रूप से निर्माण करवाया गया, जो कि यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना का सचिवालय, ठीक है, पटना न्यायालय का निर्माण करवाया गया। कौन सी शैली का है? तो नवीन यूरोपीय शैली का है। ठीक है, कौन सा? पटना का राजभवन, पटना का सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। किस शैली का है? तो नवीन यूरोपीय शैली का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसका गोलघर, ठीक है, गोलघर का निर्माण करवाया गया। यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख उदाहरण जो है आपको गोलघर है। ठीक है, गोलघर आपको पटना में तो दिखेगा, लेकिन गोलघर का निर्माण कब हुआ था, क्या बताएंगे? याद तो नहीं है सर, लेकिन गोलघर का अनाज के लिए न किया करवाया। अनाज के लिए 1786 में किया गया था। ठीक है, 1786 में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
लेकिन आपको पता हमसे गोल घर के निर्माण करने के पीछे क्या है, तो 1770 में जहां तक गलत नहीं हो तो बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, इसी अकाल से निपटने के लिए 1770 में जब भयंकर जो सूखा आया था, लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हुए थे अप्रोक्स में। ठीक है, इसी को मतलब टैकल डाउन करने के लिए बिहार में गोल घर का निर्माण करवाया गया था। अगर फिर भी गलत नहीं तो इसका निर्माण आई थिंक 1784 में शुरू हुआ था और 1786 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बात करेंगे इसके वास्तुकार कौन है, तो जॉर्ज क्या नाम था, क्या नाम था, जॉन गास्टिन। ठीक है, जॉन गास्टिन को इसके वास्तुकार माना जाता है। इसके वास्तुकार का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, जॉन गास्टिन। जॉन गास्टिन है। ठीक है, जॉन गास्टिन जो है इसकी क्या है, तो इसके वास्तुकार है। ठीक है, अगर कभी अगर बात कर देंगे इसकी ऊंचाई अगर पूछ देना तो ऊंचाई आई थिंक इसको 29 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मुख्यतः उद्देश्य क्या था गोल घर का निर्माण करने का, तो मतलब अनाज को यहाँ पे क्या करना था, सुरक्षित रहना था, क्योंकि 1770 में यहाँ पे क्या था, सूखे पड़ी थी। ठीक है, माइक बंद कीजिए। 1770 में क्या थी, सूखे पड़ी थी, और सूखा से मतलब निपटने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और किस व्यक्ति का शासनकाल था जिस समय इसका निर्माण हुआ था, तो कॉर्नवालिस। बिल्कुल ठीक है, कॉर्नवालिस। ठीक है, 2 गवर्नर साहब निकल कर रहा था, किसी ने बताया था कॉर्नवालिस है, कौन है कॉर्नवालिस को समकालीन कौन हो जाएगा, शुरू होते हैं वारेन हेस्टिंग के टाइम में बन जाता है कॉर्नवालिस। वेरी गुड। ठीक है, शुरू होता है हेस्टिंग्स के समय में, अब बनकर कंप्लीट होता है किसके समय में, तो क्या बताएंगे, कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में भी यहाँ से पूछे जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे किस कला का एग्जाम्पल है, तो यूरोपियन निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख उदाहरण है गोल घर। ठीक है, तो गोल घर से इतने सारे प्रश्न बने। 1770 में क्या आया था, 1770 में बिहार में क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था, अकाल आया था। इसी को टैकल करने के लिए 1784 में मतलब क्या हुआ, गोल घर का निर्माण प्रारंभ हुआ। किस व्यक्ति के शासनकाल था, हेस्टिंग्स का शासनकाल था। कंप्लीट होता है 1786 में, किसके शासनकाल में, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसने कंप्लीट करवाया था, तो क्या बताएंगे, गास्टिन ने कंप्लीट करवाया था। किसका नाम था, जॉन गास्टिन। क्या नाम था उसका, जॉन गास्टिन के सहयोग से मतलब क्या किया गया, तो इसको मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या किया गया, कंप्लीट किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है, तो जॉन गास्टिन। ठीक है, इतना सारा फैक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई इसका कितना है, 29 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई ही पूछेगा, ऊंचाई आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितना है, 29 मीटर है। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन की पूछ देंगे ना, डायमेंशन 125 ठीक है मीटर है। ठीक है, मीटर है, क्योंकि गोल घर कैसा गोला है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशन तो पूछ ही सकता है ना, डायमेंशन पूछेगा ना, गोलाकार चीजों के डायमेंशन निकाला जाता है ना, तो डायमेंशन कितना है, तो इसका 125 मीटर क्या है, इसका डायमेंशन है। ऊंचाई की बात करेंगे 29 मीटर है। जॉन गास्टिन के शासन, जॉन गास्टिन जो थे कप्तान थे वहां के, बनाने वाले में थे, इन्हीं के देखरेख में बनाया गया था। 1786 में बनकर तैयार हुआ था, 1784 में शुरू हुआ था। किस वजह से, तो 1770 में बिहार में अकाल हुआ था, उसी को मतलब टैकल करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल रहे, इनफ हो गया फैक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप देखेंगे हिंदू इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया। ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली का एग्जाम्पल अगर बिहार में अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस। किसका एग्जाम्पल है, तो इंडो इस्लामिक कल्चर का एग्जाम्पल क्या है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, सुल्तान पैलेस, पटना संग्रहालय। बिल्कुल, पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस जो है इसका एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक कल्चर का। ये आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है। तो ऊपर से हम चलेंगे, नवीन यूरोपीय शैली का बिहार में एग्जाम्पल क्या है, तो क्या बताएंगे, नवीन यूरोपीय शैली का क्या बताएंगे, ये सर पटना का राजभवन, पटना सचिवालय और उच्च न्यायालय। बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, पटना का राजभवन, पटना सचिवालय या फिर उच्च न्यायालय जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गोथिक शैली में पटना का संग्रहालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इसमें बनाया गया है। एवं पटना सिटी पादरी की हवेली जो है ये भी इसी का प्रमुख उदाहरण है। इस पे मतलब हॉलैंड शैली का भी मतलब प्रभाव था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये आपके जो थे यूरोपीय स्थापत्य कला में बिहार में मतलब क्या इंपोर्टेंस रहा है, उसके बारे में हम लोग जो थे मुख्यतः मतलब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, चलेंगे चित्रकला। ठीक है, चित्रकला में बिहार में बात करेंगे तो बहुत सारे चित्रकला आपको डिफाइन आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे पटना कलम। ठीक है, पटना कलम क्या था, तो देखेंगे 18वीं शताब्दी में पटना में
ठीक है। मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला का उद्भव हुआ, जिसको पटना कलम शैली के नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें तीन शैली का मिक्स हो जाएगा, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली। अब देखेंगे मुगल शैली का इसमें मिक्सिंग क्यों होता है, तो आप देखेंगे औरंगजेब का शासन आ जाता है। औरंगजेब जो था, आर्किटेक्ट की बात करेंगे, चित्रकला की बात करेंगे, कला की बात करेंगे, सबका प्रखर विरोधी था। ठीक है, तो उसके दरबार में जितने भी लोग जो थे, जो कि इन सब कार्यों से जुड़े हुए थे, सबको मतलब रातों रात मतलब बेरोजगार कर देता है। वहां से बहुत बड़े मात्रा में चित्रकार जो थे, ठीक है, जो कि शुरू से रह रहे थे, जहांगीर के शासनकाल का चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शाहजहां आएंगे, उसके बाद मतलब क्या आते हैं, तो उसके जब औरंगजेब आते हैं, तो उनके दरबार में जितने भी मतलब मुगल चित्रकारी वगैरह जो थे, वो औरंगजेब के शासन काल में आते आते मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से उनका वहां से पत्ता साफ हो जाता है। जब वहां से जब पत्ता साफ हो जाएगा, तो जहां जहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे मतलब वहां का लोकल चित्रकला के साथ मिलकर एक नवीन चित्रकला का विकास करेंगे। तो वही चित्रकला पटना में भी विकास होता है, ठीक है, बिहार में भी विकास होता है, जिसको पटना में, ठीक है, पटना कलम के नाम से जानते हैं। इसमें तो मुख्यतः, ठीक है, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला के शैली से सब मिश्रण करके एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव होता है, जिसे हम लोग पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीपीएससी के मेंस में तो इसको इतना बार ना पूछा, इतना बार ने पूछा, क्या ही बताए। ठीक है, तो पटना कलम शैली में देखेंगे तीन शैली है। ठीक है, एक कौन सा है, मुगल कौन सा शैली, है, ब्रिटिश शैली, एक कौन मुगल सा है, शैली सर, ब्रिटिश है। ठीक है, शैली, तीसरा कौन सा है, स्थानीय। ठीक है, स्थानीय कला किस शताब्दी में इसका उदय होगा, पटना कलम शैली का 18वीं उदय कब होगा, शताब्दी, तो क्या बताएंगे, 18वीं 18वीं शताब्दी में उदय होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कब होगा, 18वीं शताब्दी में इसका क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या देखना है हमें, हाँ, तो पटना इसका नाम दिया गया। उसके बाद हम लोग को देखता है, इस कला शैली में मुख्यतः प्रमुखता विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण क्या चीज पे करते थे, कागज पे करते थे, हाथी दांत पे किया जाता था। ठीक है, कागज पे भी करते थे और हाथी दांत पे भी इसका निर्माण किया जाता था, ध्यान में रखना है। ठीक है, धातुओं के इनमें मुगलों की भव्यता की जगह, ठीक है, सामान्यतः पर्व त्योहार एवं उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों पे प्रधानता दी गई। जाहिर सी बात है, अगर मतलब लोकल शैली को अगर अपना रहे, तो लोकल शैली में तो मुगलों की भव्यता तो इसमें नहीं आ सकती है ना, आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो मुख्यतः मतलब क्या चीजों पे मतलब फोकस किया गया, तो मुख्य रूप से सामान्य पर्व त्योहार जो थे, जो कि सामान्य जन के द्वारा मतलब मनाए जाते थे, या फिर सामान्य रूप से उत्सव जो होता था, या फिर जीव जंतु एवं सामान्य जीवन चित्रों की प्रधानता दी गई थी। क्योंकि ये क्या था, बहुत सारे कलाओं का मिश्रण था, जिसमें मुगल चित्रकला, ब्रिटिश चित्रकला और एवं, ठीक है, स्थानीय कला शैली को मिक्सिंग किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से किस तरह के चित्र बनाए गए थे, तो लघु चित्रों का निर्माण किया गया था। किस पे करते थे इन चित्रों का निर्माण, तो निर्माण कागज पे होता था तथा हाथी दांत पर किया जाता था। ठीक है, इसमें मतलब क्या चीज को फोकस रखा गया, तो मुगलों की जो भव्यता जो थी, उसकी जो विशालता जो थी, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं मतलब क्या था, सामान्य जीवन के चित्रों को मतलब क्या किया गया, ध्यान में रखा गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पटना कलम से इतना प्रश्न पीटी में पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। जी सर। ठीक है, आप चलते हैं मधुबनी चित्रकला। ठीक है, क्या बोलते हैं, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला आपको ध्यान में रखना, मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला में प्रचलित किया गया। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला तो इसे पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो योगदान जो होता है, तो महिलाओं का होता है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र कहने का मतलब, मिथिला क्षेत्र में कितने जिला आ जाएंगे, एक तो आपको मधुबनी आता है, दरभंगा आता है, और भी आता है क्या मिथिला में, थोड़ा मोड़ा ये समस्तीपुर भी, समस्तीपुर भी आ जाता है, बिल्कुल, और मधेपुरा का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र, जो उत्तरी क्षेत्र आता है ना, वो शायद आता है। चलिए ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला की बात करेंगे, तो मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला को प्रचलित किया गया। इसमें क्या बना, इसमें प्रमुख रूप से भित्ति चित्र एवं, ठीक है, अरिपन है। ठीक है, इसकी प्रमुख रूप क्या है, तो भित्ति चित्र और अरिपन जो है, किसका प्रमुख रूप है, तो क्या बताएंगे, ये मधुबनी चित्रकला का प्रमुख रूप जो है क्या है, तो भित्ति चित्र एवं क्या है, अरिपन है। ठीक है, अब और बात करेंगे इसमें क्या चीज कहता है, प्राकृतिक रंगों पे निर्भर चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। ठीक है, मुख्य रूप से धार्मिक चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यह बिहार का प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार का प्रमुख चित्रकला है। एग्जाम में प्रश्न
इनके मतलब किससे पूछेगा, तो इनके मतलब क्या बोले, प्रसिद्ध व्यक्ति से प्रश्न पूछेगा। तो मैं इसके बाद एक प्रसिद्ध व्यक्ति का जब मतलब वहां पे करवाऊंगा ना, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का निकल कर आएंगे जो कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित कौन है, या फिर बिहार में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं पटना कलम से संबंधित कौन से व्यक्ति, तो उन सब का नाम निकल कर आ जाएगा, तो उसमें हम लोग उसका चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से अगर बात करें इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके प्रमुख रूप कौन कौन से थे, भित्ति चित्र एवं क्या अरिपन इसके प्रमुख रूप है। ठीक है, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया, प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे किया जाता है, मिथिला के क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी लोग अननोन लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो कि पहली बार क्लास में आ रहे थे, यहाँ पे क्लास होते रहता है, आप लोग हमें मैसेज कर दे, नेक्स्ट टाइम से कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप इच्छा है तो क्लास को सुन सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका मधुबनी चित्रकला है। ठीक है, उसके बाद आएगा मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला से क्षेत्र प्राय पूछे जाते हैं। बिहार के किस जिला में मंजूषा चित्रकला आपको प्रसिद्ध है, भागलपुर। बिल्कुल भागलपुर। ठीक है, भागलपुर और अंग प्रदेश। ठीक है, अंग प्रदेश, जो अभी माइक खोले उनका माइक इको हो रहा है, बहुत ज्यादा बंद कीजिए आप। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे भागलपुर का अंग प्रदेश। ठीक है, अंग प्रदेश जो था, अंग की राजधानी चंपा थी, जो कि एक महाजनपद में से आपका एक था, जो कि मतलब कहाँ था, भागलपुर में प्रचलित था। आप देखेंगे यहाँ पे मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, मंजूषा चित्रकला कैसा है, तो ये का स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब समाज में जो प्रचलित जो लोक कथाएं जो है उसको मतलब क्या कर देना, एक चित्र के रूप में मतलब क्या कर देना, उसको मतलब प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध के रूप में प्रचलित किया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध के रूप में प्रस्तुत चित्रित किया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछता है यहाँ से, यह कला बिहुला बिसहरी की लोक कथा पे आधारित है। बहुत सुंदर है यह कथा, जो कि बिहुला बिसहरी की लोक कथा पे आधारित है। तो अगर पूछेगा मंजूषा चित्रकला किस पे आधारित है, तो क्या बताएंगे, बिहुला बिसहरी की लोक कथा। बिल्कुल, बिहुला बिसहरी की लोक कथा पे ठीक है आधारित है। क्या आधारित है, तो ध्यान में मंजूषा चित्रकला। ठीक है, मंजूषा चित्रकला। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रहेगा मंजूषा चित्रकला किस पे आधारित है, क्या बताएंगे, बिहुला बिसहरी के लोक गाथा पे आधारित है। बिल्कुल ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है बिहुला बिसहरी की लोक कथा पे मतलब क्या है, ये चित्रकला जो है आधारित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद में रखना है। ठीक है, पूछेंगे मंजूषा चित्रकला का संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, भागलपुर और अंग प्रदेश। बिल्कुल, भागलपुर और आंध्र प्रदेश के में प्रचलित थी ये कला। ठीक है, इसमें किस तरह से कला की जाती थी, तो क्या बताएंगे, कैसे चित्र इसमें बनी है, लोक कला है, लोक गाथा के रूप में चित्रण है, जिसको कहानी के रूप में बहुत सुंदर। ठीक है, कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, और किस पे आधारित है, तो बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पे ये आधारित है, इतना आपको याद तो होना ही चाहिए। अब चलते हैं, इसको बोलते हैं थंका चित्रकला। ठीक है, थंका चित्रकला। तो यहाँ से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, पूछेगा गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनका शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, थंका चित्रकला। बिल्कुल ध्यान में रखना आपको, थंका चित्रकला। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को किस चित्रकला के नाम से जाता है, तो थंका चित्रकला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी पूछ सकता है थंका चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, बौद्ध धर्म। बिल्कुल, थंका चित्रकला की बात करेंगे, किस धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना आपको तो याद होना चाहिए, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका थंका चित्रकला। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यह मतलब चित्रकला जो थंका चित्रकला, ठीक है, इसमें एक शब्द जो प्रयोग है थंका। ठीक है, क्या हुआ है, इसमें एक प्रयोग शब्द जो हुआ थंका शब्द जो प्रयोग हुआ, ये तिब्बती भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, थंका, तिब्बती भाषा का शब्द है थंका, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसे लपेटा जा सके। ठीक है, क्या होता है, जिसे लपेटा जा सके। ठीक है, बिल्कुल, थंका का शब्द क्या हो गया, जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। ठीक है, अगर पूछेगा बिहार में प्रचलित थंका चित्रकला किस प्रकार का मतलब क्या है, संस्कृति का सम्मिश्रित है। सम्मिश्रित मतलब दो चीजों का मिश्रणों का संगम है, तो यहाँ पे भारतीय और मतलब क्या तिब्बती चित्रकला। ठीक है,
भारतीय एवं तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण जो है आपको थंका चित्रकला है, जिसको किस धर्म से हम लोग जोड़ते हैं थंका चित्रकला को, तो क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं के संबंधित चित्रकला। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चीजें हमें कहाँ मिलता है? तो जातक की कहानी में भी आपको उनकी, ठीक है, पुराने कहानी मतलब उनका जो, हाँ, पुनर्जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जातक में भी मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चित्रकला क्या है? थंका चित्रकला। ठीक है, उसके बाद एक चित्रकला बिहार में जादव पटिया चित्रकला। ठीक है, जादव पटिया चित्रकला एक जनजातियों का चित्रकला है। किसका चित्रकला है? तो जनजातियों की चित्रकला है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी जनजाति, तो क्या बताएंगे? संथाल जनजाति। कौन सी जानते? बिल्कुल, संथाल जनजाति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मुख्य रूप से जादव पटिया चित्रकला जो है संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पे जादव पटिया चित्रकला की जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, जादव पटिया चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, किसके लिए जानी जाती है? ध्यान में रखिए, जनजातियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, ध्यान में, कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? कौन सी जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल, संथाल जनजाति जो है इससे संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, ये चित्रकला किस पे की जाती है? तो जनजातियों के द्वारा कपड़े या कागज पे, ये मतलब जादव पटिया चित्रकला की जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे प्रश्न जो हम लोग पढ़े चित्रकला से पढ़े। ठीक है, चित्रकला से हम लोग पहले स्थापत्य से देखा, उसके बाद चित्रकला से हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चित्रकला में पटना कलम देखा, मधुबनी चित्रकला देखा, मंजूषा चित्रकला देखा जो कि भागलपुर में प्रचलित थी, थंका चित्रकला को देखा जो कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित थी, जादव पटिया चित्रकला को देखा जो कि आदिवासियों का, जनजातियों का रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। उसके बाद जो है हम लोग मुख्यतः चलेंगे, कहाँ चलेंगे? तो हम लोग चलेंगे संगीत कला की ओर चलेंगे, और संगीत कला से भी एग्जाम में प्रश्न बहुधा पूछे ही जाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो शुरू करें संगीत कला। संगीत कला में देखेंगे तो बिहार में उत्सवों, संगीत कला में देखेंगे तो बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। ठीक है, जिसमें से एक संगीत जो है बिहार में चैता है। चैता जो है किस माह में मनाया जाने वाला, गाया जाने वाला लोकगीत है, तो क्या बताएंगे? किस माह में चैता को, मतलब बिल्कुल, चैता जो है आपका चैत माह में, बोलने के बाद माइक बंद कर ले। ठीक है, चैता जो है चैत माह में। फाग की बात करेंगे तो फाग जो फागुन माह में होली के अवसर पे गाए जाने वाला मतलब क्या है? लोकगीत है। ठीक है, इसको फगुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फगुआ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये नृत्य जो थोड़ा होता है, सॉरी, ये जो मतलब लोकगीत जो होता है थोड़ा शरारत भरी होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फगुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या बोला जाता है इसको? फगुआ। फगुआ भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखें, जो कि आपको फागुन माह में मतलब होती है, और होली के अवसर पे गाए जाने वाला जो लोकगीत है इसको क्या बोलते हैं? फाग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान। उसके बाद आता है कजरी। ठीक है, कजरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सावन के समय में किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय युवक एवं युवतियों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य जो है कजरी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कजरी है। माइक बहुत इको कर रहा है आरती जी। ठीक है, कजरी जो है सावन के समय में युवक एवं युवतियों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य जो है क्या है? क्या है ये? क्या बोल, लोकगीत जो है क्या है? इसका नाम है कजरी। क्या बताएंगे इसका? कजरी। उसके बाद देखेंगे 12 मासा। ठीक है, तो 12 मासा का मतलब होता है बरमसिया शब्द जो प्रयोग आता है तो सभी माह में। ठीक है, 12 माह में। ठीक है, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह के विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो 12 माह जो है मतलब देखेंगे वर्ष में 12 माह होते हैं, इसमें 12 माह का मतलब क्या किया गया है? इसके उपयोगिता के बारे में आपको बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो 12 मासा में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जांत साड़ी। ठीक है, जांत साड़ी बहुत अच्छा, इसके बारे में हम लोग मतलब पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते के समय में गाए जाने वाले नृत्य। जांता जानते हैं क्या होता है या फिर नहीं जानते हैं? जाता में पीसा जाता है, वही। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये इसका आकार जो होता है मुख्यतः गोलाकार होता है, 2 पत्थरों के बीच में अनाज को डालते हैं और उसमें महिलाएं मतलब क्या करती है? अन्न पीसने की काम करती है, मुख्य रूप से पर्व त्योहार के समय में। ठीक है, जिस समय आपको घर में एक प्रथा होती है, मतलब जब बाहर का मतलब अनाज नहीं आना चाहिए, सब कुछ मतलब खुद से करना है, क्योंकि पर्व कर रहे हैं तो सारा मेहनत खुद से ही होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे महिलाएं एक साथ आके जांता में अनाज वगैरह पीसती है, और इस समय जो मतलब इस समय जो लोग सर काफी छठ के समय में दाल मुख्यतः छठ, काफी लोग उसमें दाल दरने का भी काम करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल छठ हाँ, छठ पूजा के समय ही होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, गांव के टोला समाज की 5-7 महिलाएं एक साथ चले आएगी और मुख्यतः मतलब जांत सारी मतलब करेगी, और उसमें जांता में अनाज को पीसते समय ये मतलब लोकगीत भी गाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे नचारी, ठीक है, नचारी जो है ये भगवान शिव की स्तुति में गाया गया था। ठीक है, और प्रख्यात कवि विद्यापति की बात करेंगे तो भगवान शिव के भक्त थे, और उन्हीं का गीतों का संकलन जो है आपको देखने को मिलता है किसमें, तो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है क्या, नचारी। क्या देखने को मिलता है, नचारी। विद्यापति जी कहाँ के थे, कवि थे, दरभंगा के आसपास का एक क्षेत्र आता है मधुबनी बिस्पी वगैरह के थे क्या, बिस्पी? जी बिस्पी, जी सर। ठीक है, तो वहाँ दरभंगा के पास बिस्पी के थे, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल बिस्पी के पास की बात के दरभंगा में, पर मिथिला क्षेत्र के थे। नचारी जो है यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सोहर होता है। ठीक है, सोहर भी क्या है, तो एक तरह का सोहर क्या है, तो ये आपका एक तरफ का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, गीत ही है। ठीक है, तो सोहर गीत कब गाया जाता है जानते ही है, शिशुओं के मतलब शिशुओं के जन्मदिन पर महिलाओं के द्वारा गाया जाना जो गीत जो है उसको क्या बोलते हैं, सोहर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुमंगली या फिर लगनी। ठीक है, लगनी शब्द तो पता है विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो आपको देखेंगे सुमंगली या फिर लगनी जो है विवाह के शुभ अवसर पे महिलाओं के द्वारा मतलब क्या होता है, गाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सुमंगली या फिर मतलब क्या होता है, मंगली बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, वही कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो आप देखेंगे आगे क्या है, तो बटोहिया। ठीक है, बटोहिया। ठीक है, बटोहिया एक मूवी भी आई थी, मौका मिले देखिएगा, बिहार का बहुत कुछ उसमें दिखाया है। यह देश भक्ति से भरा गीत है। ठीक है, यह देश जो है भक्ति से भरा गीत है। इस गीत की रचनाकार कौन है, इस गीत की रचना की श्री रघुवीर नारायण। क्या नाम है, श्री रघुवीर नारायण जी ने बटोहिया गीत की मतलब रचना की। अब बटोहिया गीत जो है कैसी गीत है, तो देशभक्ति से संबंधित है। कैसा है, देशभक्ति से बिल्कुल देशभक्ति से संबंधित है, इसको क्या बोलेंगे, बटोहिया। ठीक है, उसका चले फिरंगिया। फिरंगिया जो है ये देशभक्ति से भरा गीत, यह भी फिरंगिया है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। क्या था, फिरंगिया। ठीक है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, बिल्कुल मंगल पांडे, इधर राइट आंसर, इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी, मारो फिरंगी को। ठीक है, तो फिरंगिया नृत्य जो है, फिरंगिया गीत जो है ये आपको भक्ति से सॉरी देशभक्ति से भरा मतलब गीत है, और इसका प्रचलन राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत अधिक हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका पूर्वी इसमें बिरहिनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करती है, मतलब इसमें कह सकते हैं, इसमें मतलब एक प्रेमी के चले जाने पे प्रेमिका का जो मन का जो व्यथा जो होता है उसको मतलब क्या बोलते हैं, इसमें उसके दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बिरहनिया बोलते हैं। बिरह का मतलब क्या होता है, बिछड़ जाना होता है। प्रेमिका जो है अपने वियोग में मतलब क्या कहती है, बिरहनिया गाने का काम करती है। ठीक है, इसको पूर्वी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी को मुख्यतः कॉन्सेप्ट अगर जोड़ सकते हैं, अब ये सही है कि नहीं, लेकिन मैं जोड़ने की कोशिश, पूर्व में पढ़ता था, ब्रिटेन पढ़ता था, क्या पढ़ता था, वेस्टर्न कंट्री जो था पूर्व में पढ़ता था। ठीक है, ये पूर्वी की कंट्री। ठीक है, सॉरी पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, भारत ही पूर्वी में पड़ता था। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, तो बिरहनिया इतना ही याद रखे, इसमें मतलब इसमें दयनीय स्थिति का वर्णन गीत के द्वारा किया जाता था। मुख्यतः मतलब क्या है, एक तरह का बिरह गीत है। ठीक है, इसको पूर्वी जानते हैं। अब सारा को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग जरा बताइएगा, बिहार के कौन से दो मतलब गीत है जो कि भक्ति के ओत पोत से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, बटोहिया और पूर्वी, नहीं, बटोहिया एवं फिरंगिया। ठीक है, जिसमें से आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था उसमें बटोहिया मतलब प्रचलन हुआ था या फिर फिरंगिया प्रचलन हुआ था, बहुत सुंदर, फिरंगिया, बहुत सुंदर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं के द्वारा गीत का वर्णन जो किया जाता था वो कौन सा गीत है, बारहमासिया। ठीक है, फगुआ गीत जो होता है, जिसको फाग के नाम से भी जानते थे, ये किस माह में गाया जाता है, फागुन में, होली के अवसर पे। ठीक है, ध्यान में। बिहार के वह मतलब क्या बोलते हैं, गीत का नाम बताइए जो कि महिला और पुरुष दोनों को द्वारा किया जाता है, गाया जाता है, कजरी। ठीक है, कजरी को किस माह में गाते हैं, तो क्या बताएंगे, कजरी को सावन में, बिल्कुल सावन के माह में कजरी को गाते हैं, बहुत सुंदर बताया। ठीक है, शिशुओं के जन्म के समय पे महिलाओं के द्वारा जो मतलब गीत गाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, सोहर बोलेंगे, बहुत सुंदर। ठीक है, बाल विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो गीत जो गाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बताएंगे, सुमंगली या लगनी,
ठीक है, आपको एक प्रश्न बताना, आपको बताना है, ठीक है। पूर्वी जो होता है, पूर्वी जो होता है क्या वियोग गीत है, क्या है ये पूर्वी, क्या है वियोग गीत है, वियोग ठीक गीत है। है। चलिए, बार प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन किस गीत में आपको देखने को मिलता है और किसकी स्तुति में ये गीत गाई गई है, तो क्या बताएंगे? नचारी में। किसकी स्तुति में गाते हैं, तो क्या बताएंगे? शिव, भगवान शिव। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से याद होने में, याद हुई सारी चीजें, क्लियर? अब नहीं, आगे चले आप। जी सर। यस सर। चलिए, तो आगे चलते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है सारी चीजों का आपको कंप्लीट करवा देना बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 से 12 वीडियो आएगा जो कि यूट्यूब पे भी रहेगा। आज हम लोग 3 चैप्टर को, जितना भी हो सके 3 चैप्टर को चुना था, जिसमें से पहला हमारा चैप्टर जो था कला एवं संस्कृति का था, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोगों ने पहले स्थापत्य कला पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पेंटिंग को देखा, उसके बाद हम लोगों ने लोकगीत को देखा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा क्या चीज को देखेंगे, नृत्य को देखेंगे। क्या देखेंगे? नृत्य को नृत्य। देखेंगे, ठीक है। और हमारा कला संस्कृति इसी तरह कवर हो जाएगा, ठीक है। और इस सारा को मैं एक बार में आप लोग को, ठीक है, रिकैप करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? सारी चीजों का आपको रिकैप करूंगा। ये वीडियो जो रहेगा आपका यूट्यूब पे रहेगा। बीपीएससी के एग्जाम देने से पहले सभी लोग इसको अच्छे से एक बार तो मेरे साथ पढ़ ही रहे, रिकैप भी करवा दे रहा हूँ, इसको सुन ले, ठीक है। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सारी चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, फिर से आपको रिपीट भी करते हुए चल रहा है। तो अगर एक बार आप सुन लेंगे तो आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एक नृत्य जो है जिसका नाम है जोगीरा, ठीक है, बोलते हैं ना जोगीरा सारा रारा, तो इसी से पता चल रहा है ये नृत्य जो है किस अवसर पे होली किया का। जाता होगा, ठीक है, होली का, ठीक है। होली के अवसर पे गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जोगीरा नृत्य बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो होली पे जोगीरा नृत्य किया जाता है, लेकिन जो गान जो गाया जाता है, जो गाया जो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? फाग राग, फाग। फाग, बिल्कुल फाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, एक लौंडा नृत्य होता है, ठीक है। क्या होता है? लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य में क्या होता है? पुरुषों के द्वारा मुख्यतः किया जाता है, लेकिन पुरुष जो है किसका रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं, तो क्या बताएंगे? स्त्री का रूप। स्त्री का, ठीक है। स्त्री के रूप को धारण कर लेते पुरुष के द्वारा। उसके बाद जो नृत्य जो किया जाता है लौंडा नृत्य, ठीक है। लौंडा नृत्य से व्यक्ति एक प्रचलित अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, उनका नाम क्या है? क्या तो नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है बिल्कुल। भिखारी ठाकुर है क्या? भिखारी ठाकुर शायद। जी भिखारी ठाकुर। जनक भिखारी ठाकुर ही है। बिल्कुल, जी सर, जी। ठीक है, भिखारी ठाकुर, ठीक है। उनकी एक कृतियां है, ठीक है, जिनको भोजपुरी का शेख के साथ कहते हैं, विदेशिया है क्या? यस सर। जी। पढ़ाते पढ़ाते हम भी बहुत कुछ सीख गए। अब बिहार ठीक है। के नहीं है सो। हम बिहार के, हम लद्दाख से आते हैं, ठीक है। तो सही है। ऊपर लद्दाख में पड़ता ठीक है है। सर। हाँ, हाँ, कब से लगा उधर का पता नहीं क्षेत्र चला। है, लेह जिला में है, ठीक है। कब से पड़ चलिए। गया? कपड़ा। पत्थर मारते तो सिर्फ चाइना की तरफ जाके गिरता है, दिन में तो 2-4 पत्थर मार ही देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लौंडा नृत्य के जनक भिखारी ठाकुर है। विदेशिया इनकी कृति है। भोजपुरी का शेक्सपियर इनको कहते हैं, ठीक है। कब होता है? शुभ अवसरों पे, त्योहारों पे पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। करिया झूमर नृत्य, ठीक है। करिया झूमर नृत्य जो है ये आपको मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। क्या नाम है इसका? करिया झूमर नृत्य, ठीक है। झूमर देखे राजस्थान मत घूमने चले जाएगा, ठीक है। करिया झूमर जो है आपका कहाँ? बिहार का है, मिथिला क्षेत्र में होता है, ठीक है। आप देखेंगे झिझिया नृत्य, ये बहुत सुंदर है। सामा चकेवा झिझिया का तो हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है, अभी भी देखते हैं और बड़ा सुंदर ये लगता तो है, ठीक दुर्गा है। पूजा टाइम में होता है ना? बिल्कुल, दुर्गा का पूजा के चीज में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें वायलेंस देखा जाता है। झिझिया नृत्य में इसमें ग्रामीण महिलाएं जो होती है, ठीक है, ग्रामीण महिलाएं एवं लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या मुख्य लड़की अपने सिर पे, मतलब क्या? कौन सा नृत्य बोले सर? जितिया। झिझिया, ठीक है। झिझिया, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, एक घारा है, ठीक है। एक घारा में क्या होल है, सब जगह से मतलब क्या होल है, ठीक है। इसमें एक दीप जल रहा है। क्या जल रहा है? इसमें एक दीप जल रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे? घारा के ऊपर फिर एक घारा को डाल देंगे, ठीक है। एक फिर एक घारा को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक घारा को डाल देंगे, ठीक है। फिर एक घारा को डाल देंगे। इस तरह का होता है ना सर? हो इससे सकता छोटा है, छोटा उसमें होता तो है। पनवारी बोलते हैं, राजस्थान में पनवारी लोग करती है ना, तो पानी लेकर आती है, लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें दीप जलते रहता है, ठीक है। सब में दीप जल रहा है, ठीक है, सब में दीप जल रहा है। सारा घारा में जब 5-5 को घारा को मतलब सर पे, मतलब क्या करती है लड़कियां जो होती है, फिर महिलाएं जो होती है, बैलेंस कर लेती है और उसके बाद मतलब क्या करते हैं? नृत्य करती है, ठीक है।
ये नृत्य आपको कब दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में देखने को मिलेगा, कोई 1-2 दिन नहीं होती है, ठीक है। ये लगभग लगातार 5 दिन 6 दिन मतलब लेकर आएगी। और इसमें बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इसमें मतलब क्या होती है ना, गांव में मतलब एक कॉन्सेप्ट है, डायन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये लोग ना उसको गाली देती है, ठीक है। डायन को मतलब क्या करती है, गाली देती है, और उसके बदले में आपके घर के सामने करेगी, आपको दिखाएगी, ठीक है। और उनके बदले में थोड़ा सा जो भी आपको उनको तोहफा वगैरह देना, कुछ पैसा देना है, तो आप लोग उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये झिझिया नृत्य होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा कि ये नृत्य मतलब बारिश को बुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब यही प्रचलन था, इसमें गाली वगैरह बोला जाता है, बुरी आत्मा को भगाने के लिए मतलब इसको करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था बारिश को बुलाने के लिए किया जाता है। तो एक बार आप भी इसको देख लीजिए झिझिया नृत्य का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन तरीका यही है, यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पे छिद्र वाला घड़ा रखती है और उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है, ठीक है। लेकिन घड़ा भी 1-2 घड़ा नहीं होता, 4-5 घड़ा होता है। बिल्कुल, गाना भी गाती है, डांस करते हो, गाना भी गाती है, जो कि मतलब देख रही है, मतलब डांस भी कर रही है, गाना भी गा रही है, फिर भी उनका घड़ा नहीं गिरता है, एक घड़ा पे 4-5 भी होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मैं इसका दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में पर लेकिन ज्यादातर नवमी 10वीं के टाइम में होता है दुर्गा पूजा में। हाँ, मैं तो बोल तो रहा हूँ ना, मैंने बोला भी तो, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है समा चकेवा आता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं? सर जो आप बता रहे हैं ना कॉन्सेप्ट सर की बुरी आत्मा को मतलब भगाने का जो है वो सिस्टम, वो दुर्गा पूजा के समय शुरू होता है ना, कि नजर न लगे, तो उसी समय से वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मम्मी लोग काजल वगैरह लगा देती थी, ठीक है। जो कलश उठाते हैं कुछ लोग तो लहसुन का माला भी पहन लेते हैं। हाँ, हम लोग को भी पहनाते थे, ठीक है। अब नहीं, ठीक है। समा चकेवा, ठीक है। अब समा चकेवा क्या होता है, तो सगा समा से ये भाई बहन से संबंधित मतलब क्या है कि नाट्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दिवाली टाइम बिल्कुल, होता है। ठीक है। दिवाली के बाद, ठीक है, छठ पूजा के बाद मुख्यतः शुरू होता है हमारे यहाँ। हमारा नहीं पता, छठ पूजा समाप्त हो जाता है छठ के पहले और दिवाली के 2 दिन बाद। नहीं, छठ के बाद होता है, 2 दिन बाद पूर्णिमा। तो आप लोग उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। छठ जब समाप्त होती है ना, छठ जब समाप्त हो, एक दिन होता है पारण का दिन होता है, ठीक है। पारण के दिन से इसको साथ करते हैं, ठीक है। बट मेरे साइड होता है ना, दीपावली के 2 दिन बाद होता है। हो सकता है, 2 दिन कल्चर मतलब बदल जाता है, ठीक है। नहीं, आप जो बता रही हो भाई दूज है, ये श्यामा अब भाई दूज बता रही है, ठीक है, ठीक है। समा चकेवा मुख्यतः क्या रहे, कार्तिक माह में। अब देखिए, कार्तिक माह का नाम बता रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिए। कार्तिक माह में लड़कियों महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। इसमें लड़कियां क्या करती है, तो मिट्टी का समा चकेवा मतलब खरीद के लाते मिट्टी का, उसमें बहुत सारा क्या क्या होता है, चुगला वगैरह, दीप वगैरह, ये सब बनाया जाता है, उसमें आग लगाया भी जाता है, ठीक है, ठीक है। भाई लोग चिढ़ाते, तो इसमें आप मुख्यतः गोला बनाकर लड़कियां मतलब क्या कहते हैं 7, 8, 10 लड़कियां मतलब गोला बनाकर मतलब क्या करती है, उसमें इसको करती है, ठीक है। उस समय जो गीत गाया जाता है उसको समा चकेवा कहते हैं, ठीक है। बहुत प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिथिलांचल में होता है। हाँ, मुख्य रूप से मिथिलांचल का है, ठीक है। क्या ये गंगा जी में होता है क्या? गंगा जी में नहीं होता है, ठीक है। गंगा जी में डूब जाएंगे, लेकिन टोला मोहल्ला में होता है, कहीं भी टोला मोहल्ला में कहीं पे भी बैठ के सामूहिक रूप से, जहाँ पे 10 आदमी को बैठने की जगह है वहां पे करते हैं। उसके बाद अंतिम वहां पर भी कहीं भी उसके रूप से मुख्य रूप से क्या होता है, जब एक दिन पूरा हो जाता है उसके बाद मतलब क्या होता है, उनको मतलब गंगा जी में या फिर कोई भी नदी में मतलब क्या सारा समा चकेवा को विसर्जन कर दिया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब क्या है, डोमकच, ठीक है। क्या है डोमचक, यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है, ठीक है। अब विवाह होता है, विवाह के अवसर पर जब बारात जब चली जाती है तो घर में केवल रह जाती है केवल महिलाएं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है, अब लोग जाने लगे, लेकिन बारात में मुख्यतः महिलाएं नहीं जाती है, ठीक है। तो ये मतलब लड़का को नहीं दिखाया जाता है। डोमचक जो है क्या होता है, अब इसको आपको देखना कब है, तो आप एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, क्या नाम था, सलमान खान की हम आपके कौन है, ठीक है। तो हम आपके कौन में देखिएगा महिलाओं के द्वारा मतलब नृत्य की जाती है, जिसमें सलमान खान छिपके से देखते रहता है, ठीक है, खिड़की से, जिसमें किसी को भी जाना अलाउ नहीं रहता है, खास करके पुरुषों का। तो वहां से आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, दूसरा रहे कोई मतलब नहीं है। डोमचक कहने का मतलब इसमें पुरुषों की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है।
हाँ, पुरुषों के ऊपर मैंने समस्तीपुर जिला नाट्य शायद रूप, अभी भी मैं बताइए। अगर नाट्य रूप अगर आपको किसी चीज को बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है सो वही है, ठीक है। इसलिए बता देता हूँ ताकि कुछ कहानी बता दूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जी डोमकच सर। जो है, ठीक है, ध्यान रखिए, विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य, मतलब ये हास्य होता है, परिहास होता है, एक दूसरे का परिहास करते हैं, हास्य करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसका जट जटिन, जट जटिन जो है बहुत सुंदर, इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। मुख्य रूप से ये झारखंड में भी होता है जट जटिन, बिहार में भी होता है, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है, कुछ इलाकों में जट जटिन, तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें से इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, ठीक है। किसमें, तो जट जटिन बिहार के नृत्य में, ठीक है। विदेशिया, ठीक है, विदेशिया क्या है, ये भी नृत्य है। ठीक है। आप देखेंगे विदेशिया जो ये नृत्य है, ये इसमें पुरुष तथा, ठीक है, इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण करके नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, वही लौंडा नृत्य वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये लौंडा नृत्य का नाट्य रूप है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की मतलब क्या है, कृति भी है, जिसको बिहार का मतलब क्या बोलते हैं, तो बिहार को उनको शेक्सपियर भी बोला जाता है। कोई दो राय नहीं, समझ में आएगा सारा नृत्य, हाँ, ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर। तो अब यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ सारी चीजों के। जोगीरा नृत्य होली के अवसर पे, लौंडा नृत्य, ठीक है, किसी भी शुभ अवसर पे किया जाता है, जिसमें पुरुष के द्वारा स्त्री का भेष धारण करते हैं। करिया झूमर नृत्य, ठीक है, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, इसमें महिलाएं लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। झिझिया नृत्य ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है बता ही दिए। क्षमा चकेवा, ठीक है, खास करके मतलब कार्तिक माह में महिलाओं एवं लड़कियों के द्वारा किया जाता है, भाई बहन से संबंधित नाट्य है। डोमचक की बात करेंगे, बारात चले जाने पर बाद मतलब महिलाओं के द्वारा मतलब हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। जट जटिन बता दिए, जट जटिन के वैवाहिक संबंध का प्रदर्शन करता है। विदेशिया जान के भिखारी ठाकुर इसके जनक है। मुख्य रूप से लौंडा नृत्य का मतलब नाट्य रूप इसमें प्रस्तुत किया जाता है। सारा नृत्य कवर हो गया, कोई दिक्कत बताइए, एनी डाउट, आगे चले। सर जट जट जटिन जटिन क्या बताया ना, होता है? इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, ठीक है, वैवाहिक होता क्या है जट जटिन, सो पूछे। जनजाति डांस होता है, ये सावन भादो में होता है, जब फसल अच्छा धान का लग जाता है ना तब होता है। आई थिंक जहां तक मुझे पता है इसमें मतलब जो जटिन जो होती है अपने मतलब हस्बैंड से मतलब शिकायत वगैरह करती है, दोनों का मतलब नोकझोंक होता है, ठीक है, नोकझोंक होता है, ठीक है। क्या होता है, यस सर। ये अभी के टाइम में होता है ना? हाँ, अब कहीं भी हो पता नहीं, लेकिन इसमें नोकझोंक होता है। जैसे मैंने एक महिला है कि एक पत्नी की पुरुषों अपने पति से हमेशा शिकायत होती है ना, महिला पुरुष दोनों बैठते हैं, एक साइड से जट रहते हैं, एक साइड से बिल्कुल, जटिन ठीक है, रहते हाँ हैं, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इसमें शिकायत जो होता है ना, शिकायत में तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो उसको शिकायत के रूप में इस नृत्य को मतलब क्या हो जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब जो है विदेशिया हम लोग बता दिए, अब आते हैं पर्व त्योहार में। तो बिहार के प्रमुख त्योहार में आपका सबसे पहले बसंत पंचमी, ठीक है। बसंत पंचमी क्या होता है, तो बिहार के, ठीक है, बिहार माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। तो सबसे पहले बीपीएससी आपसे ये पूछेगा, तो बसंत पंचमी कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है प्रश्न इस बार, ठीक है, इस बार ने कई बार पूछा है, ठीक है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाते हैं, कब, इसमें बहुत शुक्ल पंचमी होता है, लेकिन माघ वाला है, ठीक है। बसंत पंचमी कब होता है, माघ वाला में, ठीक है, गलत नहीं होते सर, जनवरी फरवरी में। माघ शुक्ल पंचमी को बस नहीं पता है, इसमें लिखा हुआ जो जानकारी नहीं मुझे। तो एक शुक्ल होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होते हैं। कृष्ण होते हैं, तो ये तो कृष्ण कृष्ण पक्ष यजुर् में आपका चंद्रमा माघ धीरे मास धीरे होता है, फागुन से 1 महीना पहले जो होता है ना उसी को माघ बोलते हैं। ठीक है, तो माघ शुक्ल पंचमी में होता है, बसंत पंचमी मनाते हैं। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यहीं पे मतलब क्या होता है, सरस्वती उसी पूजा दिन का होता भी है। मतलब पूजा का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बहुत सुंदर है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो माघ शुक्ल पंचमी आपको याद रखेंगे, इसी पे आपको बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं रामनवमी। यार सर, बसंत पंचमी के त्योहार के बाद ही बसंत ऋतु का आगमन भी होता है ना? ये सर, इस पे ना किसान खेत से हल चला के आते हैं ना, तो बिल्कुल, ठीक है, ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं रामनवमी, ठीक है। रामनवमी में भगवान राम के जन्मोत्सव पे चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन, ठीक है, रामनवमी मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो चैत्र मास के महीना कौन सा, चैत्र, पक्ष कौन सा, तो शुक्ल, ठीक है, दिन कौन सा, तो राम नवमी, ठीक है, तो नवमी, ठीक है, ध्यान रखें, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है रामनवमी, ठीक है। और हमारे हिंदू, एक मिनट, हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है पहले रामनवमी आएगा, श्री रामचंद्र प्रभु जी का, सॉरी,
ये तो जन्म उत्सव हो गया ना। हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसके विवाह के बाद ही मतलब विवाह करने का प्रचलन है। एक होता है ना मतलब शिव जी का कौन सा मतलब होता है जिनका मतलब शिव जी का विवाह कराया जाता है, उसके बाद ही मतलब क्या होता है विवाह होता है, शिवरात्रि। महाशिवरात्रि। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शिवरात्रि के बाद ही मतलब देखिएगा कोई विवाह मतलब होता है, ठीक है। उससे पहले मतलब क्या माना जाता है, खरमास की क्या बोलते हैं, जब किसी भी तरह का विवाह वगैरह ये सब नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आता है होली। होली के बारे में क्या ही बात करें, ठीक है। फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार किस दिन ये पूछेगा, ठीक है। फागुन माह की पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, ठीक है। ये त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मतलब क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे होली, ठीक है। सर हाँ बोलिए। वो बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि होती है जो वो फागुन माह में होती है, तो वो तो लास्ट मंथ होती है ना, तो उसके बाद तो आता है चैत मंथ, तो चैत मंथ को ही खरमास बोला जाता है। तो उसके बाद होता है एक बिसुआ होता है। शादी नहीं होती है। हाँ चैत में नहीं होता है, तो बिसुआ एक होता है, एक बिसुआ होता है जो शंकर जी भगवान की पूजा होती है, उसके बाद लगना स्टार्ट होती है। हाँ वही मेरा कहने का भाई ये नहीं था कब होता है, नहीं हमने बोला शिव भगवान का विवाह हो जाता है उसके बाद ही हिंदू रीति रिवाज में विवाह किया जाता है, ठीक है। ओके अब सर। बीच में मतलब हाँ लेकिन यही होता है, उनके विवाह से पहले नहीं होता है, ठीक है। उसका शिवरात्रि, भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर ये मनाया जाता है, इसको शिवरात्रि बोलते हैं, जानते ही आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन से एसएससी कई बार प्रश्न कब मनाते थे, तो सावन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। कब मनाते हैं, जो कि अभी आने वाला है, ठीक है। सावन माह की पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है। इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें भाई बहन की कलाई पे, इसमें बहन भाई की कलाई पे, ठीक है, राखी बांधती है, अपने रक्षा का वचन लेती है, ठीक है। पता है ये तीज तो जानते ही है। ये व्रत जो है सुहागन महिलाएं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है, ठीक है। ध्यान में क्या करती है, कठोर उपवास करती है, सारी रात जग के भी रहती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे जन्माष्टमी। बिल्कुल बिल्कुल, जन्माष्टमी, इसको हरियाली तीज भी बोला जाता है ना, जिसमें महिलाएं मतलब क्या करती है, क्या करती है, तो इसमें क्या करती है, ज्यादातर मतलब क्या होता है हरा ड्रेस ही देखेंगे महिलाओं के द्वारा मतलब क्या होती है, पहनी जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने जन्माष्टमी, हरियाली तीज और तीज दोनों दो है। हरितालिका में कह रहा था, हरियाली नहीं, हरितालिका में बोल रहा था, ठीक है। किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हरितालिका, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें पूजा होता है, किस भगवान की पूजा होती है इसमें तीज में, शिव जी की, भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जन्माष्टमी की बात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर त्योहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए आपको कम से कम 12 बजे रात तक जगह हुआ रहना पड़ता है, क्योंकि ये 12 बजे रात में ही उनका 12 जन्म बजे के होता है बाद ना। ही पेट पूजा हो सकता है। बिल्कुल, तो उसमें प्रसाद खा के इस व्रत को त्योहारा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जन्माष्टमी। उसके बाद आते हैं बिहार के सबसे प्रमुख त्योहार विजयदशमी। अश्विन माह के 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में इसे मनाते हैं, ठीक है। इस दिन में तो रावण का पुतला का मतलब दहन किया जाता है, और ये माना जाता है ऐसा मतलब क्या, तो ये माना जाता है मतलब क्या माना जाता है, तो मतलब क्या होता है, मतलब बुराई के, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और रावण के द्वारा, श्री रामचंद्र जी के द्वारा मतलब इसी दिन मतलब क्या की गई थी, तो रावण की हत्या नहीं बोल सकते, उनका मतलब क्या क्या वध किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। इस फैक्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दीपावली की बात करेंगे तो कार्तिक माह के अमावस्या को ये त्योहार मनाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत जैसे पूर्णिमा करके आ जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं, कार्तिक माह के अमावस्या को ये त्योहार मनाया जाता है। ध्यान, अमावस्या के दिन क्या होता है, अंधेरा होगा कि या फिर रोशनी होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा, ठीक है। और अंधेरा को रोशनी में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या मनाएंगे, क्या जलाएंगे, दीप जलाएंगे, ठीक है। तो दिवाली मनाएंगे, ठीक है। ध्यान, अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं और उसको रोशनी करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए क्यों मनाते हैं, तो यह भगवान राम द्वारा, ठीक है, रावण का वध करके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। जब रावण को वध करके जब अयोध्या जब वापस लौटते हैं तो पूरे मतलब नगरवासी ने नगर को दीप जला के श्री रामचंद्र प्रभु जी का मतलब स्वागत किया, ठीक है। इस उपलक्ष्य में ये प्रथाएं मतलब चली आ रही है, ठीक है, वर्षों से। और इस प्रथाओं को मतलब भारतीय सभ्यता में दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं, दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते हैं, और ये त्योहार हमारे बिहार में भी प्रचलन में है, ठीक है। उसके बाद में बहुत जगह पे दीपावली का अलग अलग रूप भी मनाया जाता है। एक जनजाति जो दीपावली के त्योहार को, ठीक है, अपने, ठीक है, उसको उस रूप में मनाती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको,
शोक के रूप में मनाती है, वो थारू जनजाति है। कई बार ये प्रश्न पूछा है, आप लोग भी इस प्रश्न को क्या करेंगे तो याद रखेंगे, ठीक है, थारू जनजाति, ठीक है। सर शोक के रूप में क्यों मनाती है? अब मनाती है क्यों मनाती है उसके मतलब नहीं चलेंगे, अभी जो बिहार के कॉन्सेप्ट में इतना पढ़ रहे पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। मुख्यतः हमारे बिहार में भी हिंदू सभ्यता में एक प्रचलन ये है से अगर किसी त्योहार के दिन अपने घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर किसी क्या बोलते हैं किसी प्रमुख व्यक्ति का निधन हो जाए तो उस त्योहार को उस घर में इग्नोर किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा देखिएगा तो इसी दिन मतलब क्या होता है, थारू जनजाति का मतलब पूर्वज था, उसका देहांत हो गया था, तो उस त्योहार को मतलब थारू जनजाति के द्वारा, ठीक है, एज ए शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, शोक के रूप में तो कुछ मतलब तो निगेटिव चीजें हुई तो होगी, ठीक है। चलिए अभी बिहार पढ़ रहे, बिहार के कॉन्सेप्ट से ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा क्या होता है, ठीक है। तो गोवर्धन तो आप लोग जानते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को मतलब क्या किया था श्री कृष्ण जी ने, मतलब क्या किया था पूरे अपने नगरवासी को मतलब बचाने के लिए उन्हें गोवर्धन पर्वत से एक आश्रय मतलब प्रदान किया था, ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण जी से मतलब नाराज हो जाते, कौन नाराज हो जाते श्री कृष्ण जी से? इंद्र भगवान नाराज हो जाते, बोलते मैं तुम्हारे पूरे राज्य को ही मतलब क्या करूंगा, बारिश से जगलमन कर दूंगा। और कृष्ण जी भी इसको अपने उस पे लेते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे मतलब क्या करते हैं, बिल्कुल हाँ, पूरे मतलब क्या करते हैं अपने नगरवासी का रक्षा करते हैं, ठीक है। तो बिहार में भी गोवर्धन पूजा होता है। दीपावली के अगले दिवस पे त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मतलब घर में गाय बैल तथा पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन दूसरा है, ठीक है, ध्यान में, गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन यहाँ पे मतलब पशुओं की पूजा की जाती है। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। यहाँ तो हमें बोलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ पे गाय घर के जो मतलब पशु जो होते, गाय हो गया बैल हो गया, उनका पूजा किया जाता है। मुख्य रूप से टीका वगैरह उनको लगाया जाता है, आप लोग देखे भी हुईएगा, ठीक है। गोवर्धन मतलब क्या होता है, गोबर का भी मतलब वो होता है, ठीक है। गोबर बिल्कुल हाँ बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसी में ना होता है, गोवर्धन में ही होता है ना, गोबर को रख के मतलब उसे घड़ा में डाल के महिलाएं लोग उसको कूटती है, इसी में होता है क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इसमें महिलाएं एक दूसरे से मजाक करने एक दूसरे पे गोबर वगैरह भी फेंकती है, ऐसा कुछ है ना? नहीं ऐसा नहीं होता, ये दूसरा हो गया सर, वो गोधना होता है। अच्छा ठीक है, शादी पे तो बहुत कुछ, ठीक है। चलिए जो भी हो, ध्यान में इतना ही रखिएगा, बिहार में मनाते हैं दीपावली के अगले दिवस पे मनाते हैं। ये तो गोधन कुटना गांव देहात में बोलते हैं, गोधन कुटना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो दीपावली के जस्ट अगले दिन होता है। इस दिन मतलब हाँ, इसमें मतलब एक चीज और भी होता है, ठीक है, कांटा को चुभाया जाता है, ठीक है। वो वही गोधन में सर, गोधन में होता है, गोधन में ही कांटा को चुभाते हैं, हम तो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सूर्य हटाई जो भी हो, आप चलते छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा को बिहार में, ठीक है, पर्व ही नहीं महापर्व की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। बिहार वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ा जो त्योहार जो होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? छठ पूजा के नाम से जानते हैं। इसको महापर्व की संज्ञा दी गई है, ठीक है। बिहार के लोग या फिर उत्तर प्रदेश के लोग कहीं भी रहे, इस दिन मतलब क्या होते हैं, अपने घर की ओर जरूर ही प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए, आप कब मनाते हैं? कार्तिक मास की 5वीं एवं, ठीक है, 6ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। तो पहले दीपावली आएगा या फिर पहले छठ पूजा आएगा? लेकिन यही प्रश्न अगर बाहर के लोगों से पूछ दिया जाए, किसी राजस्थानी से पूछ दिया जाए, छत्तीसगढ़ वालों से पूछ दिया जाए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे इससे क्या आएगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, तो पहले दीपावली आएगा। दीपावली और छठ पूजा के बीच में आई थिंक 6 दिन का अंतर होता है ना सर? 6 दिन का होता है। 15 दिन, बताइए, कमाल है। 6 दिन का अंतर होता है तो 15 दिन का अंतर होता है, ठीक है। दिवाली के जस्ट 6 दिन के बाद ही छठ पूजा मनाया जाता है। जस्ट 6 दिन के बाद छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कार्तिक मास की 5वीं एवं 6ठी तिथि को लिखा भी हुआ है, हाँ, दुर्गा पूजा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कार्तिक मास की 5वीं एवं 6ठी तिथि को त्योहार मनाया। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करती है, ठीक है। तो इससे भी हिंदू धर्म की जो महानता को पता चलता है कि उगते सूरज को तो सभी लोग जल देते हैं, हम लोग डूबते सूरज को भी इसमें क्या किया जाता है, जल दिया जाता है, ठीक है। तो उदय के साथ अस्त की भी मतलब क्या होता है, इसमें पूजा होता है। यही इस धर्म की या फिर बात करेंगे इस पूजा की मतलब बहुत अधिक मतलब प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। इसमें ये पूजा जो होता है कई फेज में होता है, ठीक है। इससे पहला फेज जो होता है उस त्योहार को क्या बोलते हैं? खरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरना बोलते हैं, ठीक है। नहाय खाए बोलते हैं, नहाय खाए से शुरू होता है, फिर मतलब खरना होता है, ठीक है। क्या होता है? नहाय खाए से शुरू होता है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद सजिया अर्घ के नाम से जानते हैं, उसके बाद भोरवा अर्घ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 तरह क्या होते हैं, एक पहले सबसे पहले नहाय खाए होगा, 1 मिनट, पहले नहाय खाए होगा, उसके बाद खरना होगा,
उसके बाद मतलब क्या होता है, संझिया अर्घ होगा, उसके बाद भोरवा अर्घ होगा, उसके बाद पारण होता है। क्या होता है उसके बाद? पारण होता है, ठीक है। पारण में महिलाएं मतलब क्या कर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब कई फेज में मतलब क्या होता है, इस त्योहार को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। काफी लंबा चलने वाला क्या है, ठीक है, ये त्योहार है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले नहाए खाए, फिर मतलब खरना, फिर मतलब शाम का अर्घ, और मतलब शाम के अर्घ और मतलब भोज के अर्घ के बीच में एक मतलब एक और भी इसमें जिसको बोलते हैं डाला जगाना। इसमें क्या होता है, घर में से डाला को निकालते हैं, अपने आंगन में रखते हैं, डाला में से जितना भी मतलब अर्घ वगैरह होता है उस सबको मतलब अलग अलग करते हैं, उसको डाला जगाना बोलते हैं। जो कि बिहार के लोग जो यहाँ पे होंगे उनके लिए तो काफी इजी लग रहा होगा, जो थोड़ा बाहर के लोग हैं उनको लग रहा होगा ऐसे मतलब इतना लंबा होता है, बहुत ही, ठीक है। इसलिए इसको महापर्व की संज्ञा दी जाती है छठ पूजा को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं बिहार में एक प्रमुख त्योहार जो है, क्योंकि आप जानेंगे बिहार जो है हिंदुत्व का धरती तो रहा है, बौद्धिज्म भी रहा, सिखिज्म भी रहा, साथ में बात करेंगे तो बौद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म का भी धरती आपको रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक त्योहार आपको यहाँ पे मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाया जाता है। इसको भी बिहार में काफी धूमधाम से मतलब मनाया गया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो गुरु प्रकाश पर्व, बहुत सुंदर, ठीक है। आई थिंक 550 वर्ष पूरा होने पे मनाया गया था, 650 550 वर्ष, इनका तो शायद 300 कुछ है, जो भी हो 350 है सर, तो फिर 350 हुआ था, 350 होगा, ठीक 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 है, 350, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार में है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु थे, इसके बाद सिखों का कोई गुरु नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसका महावीर जयंती की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है महावीर जयंती, ठीक है। ये भी बात करेंगे तो सिख धर्म क्या बोलते, जैन धर्म के अंतिम मतलब क्या थे, तीर्थकर थे। इनके बाद भी मतलब जैन धर्म में कोई भी तीर्थकर नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे बुद्ध जयंती, ठीक है। बुद्ध जयंती की बात करेंगे तो बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के बुद्ध जयंती मनाया जाए, इसको बैसाख पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें हुई थी, यहाँ पे बुद्ध जी का मतलब जन्म की बात करेंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे, और साथ में अगर बात करें उनका मृत्यु भी, मतलब तीनों जो हुआ था, मृत्यु तो कहना उचित नहीं होगा, महापरिनिर्वाण कहिए, क्या कहिए, महापरिनिर्वाण शब्द जो है इसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वही कहेंगे। तो महापरिनिर्वाण की घटना की बात करेंगे तो वह भी मतलब तीनों चीज जो हुआ इसी दिन हुआ है। ये त्योहार बिहार में मनाई जाती जो कि किससे, बुद्धिज्म से संबंधित है, बुद्ध जयंती, जैनिज्म से महावीर जयंती, गुरु गोविंद सिंह की जयंती सिखिज्म से संबंधित है। ऊपर का सारा त्योहार जो हम लोग पढ़े जो कि हिंदुत्व से, ठीक है, या फिर सनातन से संबंधित है, ठीक है। आप सारे चीजों को समझ गए। इस सारे त्योहार का कुछ ना कुछ मतलब इनका कोई कल्चरल बैकग्राउंड है। जैसे होली का त्योहार, क्यों, होलिका दहन करने से त्योहार का प्रारंभ होता है ना, आप लोग पढ़े हैं ना। होलिका विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, किसका अवतार लेते हैं विष्णु भगवान, किसका अवतार लेते हैं विष्णु भगवान इसमें, प्रहलाद का बड़ा नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, ठीक है। प्रहलाद का अवतार नरसिंह अवतार का लेते हैं, प्रहलाद को बचाते हैं, क्योंकि होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रहलाद की बुआ थी जिसको वरदान रहता है वो आग में भी नहीं जल सकती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब प्रहलाद को मतलब आग में लेकर बैठ जाती है, ठीक है। तो वही होलिका दहन होता है, ठीक है। तो होलिका दहन के बाद ही मतलब त्योहार का मतलब प्रारंभ होता है। शिवरात्रि की बात करेंगे तो पार्वती जी ने कसम खाई थी से उनको शिव जी से ही मतलब क्या करना है, विवाह करना है, ठीक है। ये विवाह मतलब होता है, ठीक है। तो शिवरात्रि का त्योहार उनसे मना। रक्षाबंधन का त्योहार का भी बहुत सारा बैकग्राउंड है, हालांकि इस त्योहार का बैकग्राउंड मतलब हुमायूं से भी जोड़ा जाता है, जिसपे मुझे कहीं से भी सच्चाई नहीं झलकती है। इसका बहुत ही मतलब पहले का भी बैकग्राउंड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तीज का त्योहार के बाद हरितालिका तीज जो थी, ठीक है, बोला जाता है मतलब ये तीज जो थी मतलब सबसे पहले मतलब पार्वती जी ने ही की थी, मतलब शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सुहागिनियों के द्वारा ये त्योहार को मनाया जाता है, इसका भी एक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे विजयदशमी की बात करेंगे तो ये मतलब क्या होता है, रावण का पुतला दहन कहते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र प्रभु जी के द्वारा मतलब रावण का मतलब क्या किया गया था, वध किया गया था। क्या किया गया था, वध किया गया था, हत्या नहीं बोलेंगे, वध बोलेंगे, ठीक है। दीपावली की त्योहार की बात करेंगे तो रोशनी लाने का काम करता है, ठीक है, लोगों के जीवन में। अयोध्या लौटने पे उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों के द्वारा पूरे शहर में मतलब दीपो उत्सव किया गया, तो इस त्योहार को मनाता है, ठीक है। गोवर्धन पूजा का कॉन्सेप्ट बता ही दिए, ठीक है। पहले भी बात छठ पूजा के बारे में, बिहार के
महापर्व के नाम से जानते हैं। क्या क्या प्रक्रिया थी छठ पूजा में, मैंने बताया था, क्या बताया था? सबसे पहले नहाय खाए होगा, उसके बाद रात में खरना पूजा होती है, उसके बाद सवेरे से महिलाएं बहुत सारा मतलब पकवान तैयार करती है, जो कि अपने हाथों से ही मतलब सारे कुछ बनाया जाता है, ठीक है, बड़ा सुंदर लगता है दिल से। उसके बाद सभी लोग मतलब बिल्कुल सभी लोग मतलब क्या करते हैं, छठ पूजा पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो इसको सजिया अर्घ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर सुबह फिर जब लौट के जब आते हैं तो रात में मतलब क्या डाला को जगाया जाता है, मतलब डाला को निकाला जाता है, ठीक है, जगाना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब समझ सकते हैं, तो सजीव का रूप भी मतलब एक तरह से मतलब डाला को मतलब दिया जाता है, ठीक है, तब तो उसको जगाते हैं ना। तो इस आंगन में ये त्योहार होता है। उसके सुबह के समय मतलब जितना लोग कुछ निकलते होता है हैं, उस पे दीप जला के रखा बिल्कुल जाता है, अगरबत्ती बिल्कुल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सुबह के समय लोग जाते हैं, फिर मतलब नदी हो गया, फिर घर में है या फिर पोखर के किनारे जाके इस त्योहार को फिर से सुबह के समय में मतलब क्या होता है, तो वहां पे शाम के समय में आप देखेंगे तो जो डूबते हुए जो सूर्य भगवान जो होते हैं ना, उनको मतलब क्या करते हैं, इन लोग मतलब जल देते हैं, ठीक है, शाम के समय डूबते हुए, ठीक है। सवेरे के समय जो उगते हुए जो सूर्य भगवान जो होते हैं, उनका क्या करते हैं हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। जैसे ही सूर्य भगवान दिखते हैं, उसके बाद मतलब क्या होता है, सभी लोग डाला लेके अपने घर की ओर आते हैं। अब फिर मतलब महिलाएं जो होती है भोजन के साथ अपना व्रत को मतलब तोड़ती है, जो कि उस दिन का दिन को पारण के दिन से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें, गुरु गोविंद सिंह जयंती बता दिया, महावीर जयंती बता दिया, बुद्ध जयंती बता दिया। अब चलेंगे बिहार में मेला। मेला को कैसे भूल सकते हैं? हेलो हम्म, सर, वध और हत्या में क्या अंतर है? बताऊंगा, ठीक है। वध और हत्या में क्या अंतर है वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हरिहर क्षेत्र के मेला पे हम लोग आते हैं। आप देखेंगे हरिहर क्षेत्र का मेला जो होता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि किस नदी के किनारे होती है, तो आपको ध्यान में, गंडक नदी के किनारे। बहुत लोग गंगा लगा के आते, गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, गंडक नदी के किनारे, ध्यान में रखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये मेला का मतलब आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। किस तरह का मेला है, तो पशु मेला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्या है, तो पशु मेला है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, स्थानीय स्तर पर ये सोनपुर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सोनपुर नामक जगह पे होती है। अगर पूछेंगे किस जिला में पड़ता है, तो क्या बताएंगे? वैशाली। बिल्कुल, ठीक है, किस जिला में पड़ेगा? वैशाली जिला में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला। कार्तिक पूर्णिमा का मेला क्या होता है, तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा के स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करके हरिहर नाथ की पूजा करते हैं, ठीक है। किसका पूजा करते हैं? हरिहर नाथ की पूजा करते हैं, ठीक है। इस दिन सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। तो अगर पूछेंगे हरिहर क्षेत्र का मेला जो है किस किस मतलब मेला के साथ मतलब तो शुरू होता था, कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला जो होता है उसी के बाद मतलब ये प्रारंभ हो जाता है। और लगभग कितने माह का लगता है, तो 1 माह का। कितने माह का लगता है? तो 1 माह का मेला होता है, ठीक है। तो किस मेला के साथ मतलब प्रारंभ होता है हरिहर क्षेत्र का मेला, तो आपको ध्यान में रखना कार्तिक पूर्णिमा मेला के साथ ही मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है, ध्यान में आपको ये रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पीडीएफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे वैशाली का मेला, ठीक है। वैशाली का मेला चलेंगे तो महावीर की जन्मस्थली में, ठीक है, चैत्र मास में वैशाली मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे होता है वैशाली का मेला, ठीक है, तो महावीर की जन्मस्थली। अब महावीर की जन्मस्थली वैशाली में कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? कुंडग्राम। बिल्कुल, कुंडग्राम वैशाली में है। तो वहां पे मतलब चैत्र मास में वैशाली मेले का मतलब क्या होता है, आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, वैशाली का मेला, ठीक है, याद रहेगा। जानकी मेला को नहीं भूल सकते। जानकी मेला की बात करेंगे, सीतामढ़ी जिला में सीता माता की जन्म स्थली पे चैत्र मास में, ठीक है, जानकी मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे, तो जानकी मेला का आयोजन सीतामढ़ी में किया जाता है। आप यहाँ पे जाओगे तो सीतामढ़ी में एक जगह पुनौरा धाम, क्या है, पुनौरा धाम, वहां का मतलब सांस्कृतिक मानना यह है, सीतामढ़ी से ही मतलब सीता माता से सीतामढ़ी का नाम पड़ा, ठीक है। और पुनौरा धाम में जब मतलब राजा जो एक बार मतलब क्या होगा, काफी मतलब कृष्ण भगवान रुष्ट हो गए थे, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी। तो जब लोगों से पूछा गया बारिश कैसे होगी राज्य में, तो सभी जब हल चलेंगे तो ही मतलब होगी, ठीक है। और इसके बाद राजा जनक जो थे खुद ही मतलब क्या होते हल चलाना मतलब प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसे मतलब क्या होता है, जब राजा जनक जब खुद ही जब हल चलाना जब प्रारंभ करते हैं, तो वही जब हल चलाने के क्रम में क्या होता है, माता सीता का मतलब धरती से मतलब प्रकट होती है, ठीक है। तो ये पुनौरा धाम की घटना है। वहां पे जाओगे तो बड़ा सा मतलब क्या आपको झील देखने को मिलेगा। और ये पुनौरा धाम में मतलब ये चीजें जो होती है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत अधिक हिंदुत्व में एक अपना सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रामायण मंदिर भी मतलब आप देखोगे तो विकसित किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे सीता माता का 251 फीट का मूर्ति का भी 251 फीट है कि मीटर है,
4 फीट होगा, ठीक है। 251 फीट का मतलब मूर्ति मतलब यहाँ पे बनाई जा रही है, फीट ही है ना, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसका सौराठ मेला, सौराठ मेला को कैसे भूल सकते हैं, मधुबनी मिथिलांचल, मिथिला का क्षेत्र मधुबनी है, वहां पर मतलब सौराठ मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला बहुत सुंदर है, ठीक है। इसमें क्या, इस मेला में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष, ठीक है, जेठ या फिर आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चुनती है, ठीक है। क्या होता है, अपने पिता जो है अपने पुत्री के लिए क्या करते हैं, योग्य वर को चुनती है, ठीक है। इसको कौन सा, सौराठ मेला या फिर मिथिलांचल या फिर मधुबनी में इस मेला को मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। शादी ब्याह को सुगम बनाने के इस मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पिता जो है अपने पुत्री के लिए मतलब क्या करती है, सुयोग्य वर को मतलब क्या करती है, चुनती है, ठीक है। उसके बाद पितरपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इसमें क्या होता है, पुरखों को मतलब क्या करते हैं लोग जो है फल्गु नदी के तट पे मतलब क्या करते हैं, पिंड का मतलब क्या करते हैं, दान करते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं, इस माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पे मतलब क्या करते हैं, पिंड का दान करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा आपके घर में भी देखेंगे नदी पे जाके मतलब पानी दिया जाता है, ठीक है। अपने पूर्वजों का मतलब क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फल्गु नदी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे गया में भी क्या होता है, जब जाके लोगों को लगता है जिनके माता पिता भी मर जाते हैं, ठीक है, उनकी वाइफ जो होती है, उनका सास ससुर का भी देहांत हो जाता है, तो बर साइड में भी माता पिता का देहांत हो जाए और महिला वाइफ के साइड में भी माता पिता का देहांत हो जाए, तो उनको फाइनली गया जी में जाकर रख दिया जाता है। नहीं, तो हमेशा के लिए हम आपको गया जी में जाके अब आपको रख आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो पितृपक्ष मेला जो है, और ये भारत में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, ठीक है, भारत के सभी जगह से लोग आते थे, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने पिंडो मतलब क्या, पूर्वजों का मतलब पिंड दान करने के लिए, ठीक है। आप चलेंगे, पिंड दान के लिए गया बहुत फेमस है, बहुत सुंदर, ठीक है। आप चलते हैं मंदार मेला, ठीक है। सबसे पहले मंदार मेला कहाँ पे लगता है, तो बांका जिले के मंदार पहाड़ी पे प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पे मंदार मेला लगता है, ठीक है। अगर पूछेगा कहाँ पे लगेगा, तो बांका जिले में लगेगा। स्थान की बात करेंगे तो मंदार पहाड़ी पर लगेगा। प्रत्येक वर्ष किस अवसर पे लगेगा, तो मकर संक्रांति के अवसर पे मतलब मंदार मेला लगता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मलमास मेला लगा हुआ है, ठीक है, राजगीर में लगा हुआ है मलमास मेला। यहाँ पे लाखों भक्त जो है गर्म पानी के झरने में स्नान करके पूजा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रम कुंड है, ठीक है, दुर्गा कुंड है, बहुत सारा कुंड का नाम रखा गया, 7-8 को कुंड है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाके नहाते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। राजगीर की बात करें, बौद्ध जैन की धरती के साथ साथ हिंदुत्व का भी मतलब वहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद लोग वहां से बहुत जगह पे घूमने जाते हैं, जैसे कि विश्व शांति स्तूपा हो गया, ठीक है, झील कटोरा लेक हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो वहाँ पे लक्ष्मण झूला, जो कि रोपवे से मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब पहाड़ पे मतलब मंदिर है, पूजा करने के लोग जाते थे। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलता है मलमास मेला में। ये मलमास मेला की बात करेंगे और सोनपुर मेला की बात करेंगे, दोनों को दोनों मेला जो है बिहार का राजकीय मेला स्टेट के द्वारा फंड होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चीजों को मैंने कला संस्कृति के, ठीक है, किताब के माध्यम से आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये सारी वीडियो जो है आपका यूट्यूब पे चली जाएगी, इडोटेरिया के पुस्तक से बनाया गया है। मुख्यतः ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बिहार के बीपीएससी 69, ठीक है, या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, टीचर के एग्जाम के लिए यह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें इस पुस्तक का क्रेडिट, ये वीडियो बनाने का क्रेडिट जो है किसे जाता है, इडोटेरिया का जाता है। इडोटेरिया के पुस्तक का लिंक जो है, ठीक है, फेसबुक और अमेजोन, फेसबुक बोल रहा हूँ, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहां से जाके खरीद भी सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, आप इसको मतलब दोबारा रिवाइज कर ले, ताकि एग्जाम से पहले आपको काफी अधिक इसमें मदद आपको देखने को मिले। मुख्यतः 1 घंटा 32 मिनट का वीडियो जो है बना हुआ है, यूट्यूब पे आपका अपलोड हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसको देखिए बार बार, ठीक है, कम से कम 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपका